जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो भी लैंड फॉर्म हमारे यहाँ पे बना रहे हो, है ना, बस समझो पहले अर्थ पे लैंड फॉर्म्स है, वो डिफरेंट फोर्स उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी ये बाहर वाले फोर्स है वो क्या कर रहे हैं, उस लैंडस्केप को शेप कर रहे हैं। और डाउन पर एरो बनाते चलो, इसके अपने आप याद हो जाएंगी। अगर कंप्रेशनल फोर्स है तो कौन सा फोल्ड होगा आपका, फोल्ड होगा, ठीक है। जो फोल्ड माउंटेन है वो मोस्टली कहाँ मिल रहे हैं, आपके कॉन्टिनेंट और ओशियन जहाँ पे इंटरफेस है वहाँ पे। तो ये वाला पोर्शन भी आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, मतलब आइसोक्लाइनल में पैरेलल होगी दोनों, ठीक है। फिर ओवरटर्न, रिकम्बेंट, नेप्पे। एक क्वेश्चन ये आ सकता है आगे, वुल्केनिज्म में पढ़ेंगे, वुल्केनिक एक्टिविटी जब होती है, वुल्केनिज्म होता है तो क्या क्या बाहर निकलता है। देखो, जियो बार बार दिमाग में आ रहा है, जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो भी लैंड फॉर्म हमारे यहाँ पे बना रहे होंगे, है ना, बस समझो पहले। तो लैंड फॉर्म कौन कौन से प्रोसेस बना रहे होंगे, एक जो एंडोजेनेटिक होंगे, जो अर्थ के अंदर से आएंगे। फिर लैंड फॉर्म हमारा कल बन गई थी, रॉक्स बन गई थी, फिर उनको शेप कर रहे थे डिफरेंट एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस। तो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक ये दो मेन पढ़ेंगे, उसी के अंदर सारी चीजें आएंगी, मैं बताता रहूंगा। There are many geological processes that shape the surface of the earth. They build and destroy a variety of landscapes and also gives us hint about the interior of the earth and the forces that exist. ये पैराग्राफ क्या कह रहा है कि जो हमारे यहाँ पे अर्थ पे लैंड फॉर्म्स है, वो डिफरेंट फोर्स उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। कुछ उनको बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस। जैसे एंडोजेनेटिक फोर्स है, वो नीचे से क्या लेके आया, मैग्मा लेके आया, ऊपर लावा सॉलिडिफाई होगा, उसने क्या बना दिया, आपकी रॉक्स, माउंटेन्स। तो ये दीज आर कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस, है ना। फिर कुछ उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, डेनुडेशन होगा, कुछ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज होंगे, है ना। और उसके साथ साथ क्या कह रहे हैं, ये जो फोर्सेज है ये यहाँ पे लैंड फॉर्म भी करते हैं क्रिएट, और साथ साथ हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बताते हैं। क्योंकि मटेरियल आया है, हाई टेम्परेचर से आया मटेरियल, तो हम बता सकते हैं अंदर प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। तो ये इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बताते हैं हमें, जो कि ठीक है। The surface of the earth is constantly reshaped by internal forces such as volcano, earthquake, landslide and external forces such as river, rain, water, glacier, wind and sea। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कुछ तो इंटरनल फोर्सेज है, अर्थक्वेक आ गया, वुल्केनिज्म आ गया, और कुछ फिर एक्सटर्नल फोर्सेज है, रिवर है, रॉक बन गई उसको बार बार टक्कर मार रही है, इरोड कर रही है, विंड है, ऑलरेडी बन चुका है कोई रॉक, उसको फिर इरोड कर रहे हैं। कुछ इंटरनल फोर्स है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स है, जो क्या बना रहे हैं हमारे यहाँ पे लैंड फॉर्म्स को या लैंडस्केप्स को। The forces which affect the crust of the earth or the agents of geomorphic change are divided into two broad categories on the basis of their source of। तो इन फोर्सेस को हमने दो में डिवाइड कर रखा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। फिर देखो दोबारा, एंडोजेनेटिक फोर्स है, इसने क्या किया, अंदर से फोर्स आया कोई, वुल्केनिज्म, अर्थक्वेक, उसने क्या बना दिया, आपका माउंटेन या रॉक्स बना दी। फिर ये जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है, जो किसके अराउंड, किससे हो रहे थे इन्फ्लुएंस, सन से। तो सन से आपको विंड हुई, ठीक है, तो इससे विंड्स ने क्या किया, इसको इरोजन किया। या रिवर आई, रिवर ने इसको स्ट्राइक करा, फिर इरोजन हुआ। तो जितने भी ये बाहर वाले फोर्स है वो क्या कर रहे हैं, उस लैंडस्केप को शेप कर रहे हैं। पहले लैंड आपकी कैसी था, ये पूरा कंप्लीट माउंटेन था, फिर इरोजन होने के बाद कैसा हो गया, हाइट इसकी कम होगी। तो ये एक डिफरेंट लैंडस्केप हो गया, ये एक डिफरेंट लैंडस्केप हो गया। फिर कुछ टाइम के बाद ये क्या बन गया, प्लेन बन गया, क्योंकि बाहर वाले फोर्स क्या कर रहे हैं, इस पे एग्जर्ट कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट लैंडफॉर्म हो गया। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, अंदर से फिर क्या होगा, वोल्केनिज्म होगा, फिर यहाँ पे वापस माउंटेन बन जाएगा। तो आप देख रहे हो बार बार एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वो क्या कर रहे हैं, हमारे अर्थ के जो लैंडस्केप है उसको शेप कर रहे हैं। तो जब क्वेश्चन आएगा मेंस में लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, है ना, उसके बारे में, तो आप दोनों लिखोगे कि एंडोजेनेटिक फोर्स भी है और एक्सोजेनेटिक भी है। और ये डायग्राम में मैंने बना दिया, अब ये तो मैंने अभी बनाया है, तो साइड में एक छोटा सा बॉक्स बना के डायग्राम बना सकते हो कि एंडोजेनेटिक फोर्स, फिर एक्सोजेनेटिक फोर्स, फिर ये भी प्लेन हो गया, फिर वापस एंडोजेनेटिक फोर्स, कि कैसे एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या कर रहे हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को क्रिएट कर रहे हैं हमारे अर्थ के ऊपर। एक छोटा सा डायग्राम बना देना बीच में। तो ये जब तुम आंसर राइटिंग कराऊंगा, है ना, एक बार यही था कि मेरा ज्योग्राफी और एनवायरमेंट थोड़ा खत्म हो तुम्हारा। तो क्योंकि क्या होता है, मैं अभी आंसर राइटिंग कराऊंगा तो कुछ जैसे तुम पॉइंट ज्योग्राफी वाले नहीं डाल पाओगे एनवायरमेंट के अंदर, ये दोनों के रिलेटेड सब्जेक्ट्स है। फिर कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें, तो जब एनवायरमेंट और ज्योग्राफी खत्म हो जाता है तो तुम ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में एनवायरमेंट के पॉइंट भी डाल देते हो, और एनवायरमेंट में कुछ ज्योग्राफी का एंगल डाल दो, तब वो होलिस्टिक आते हैं आंसर, ठीक है। तो जब तुम आंसर लिखोगे तो ये बातें सब मैं उसमें इस टाइम इंप्रूव करूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे डायग्राम आ सकते हो, और साथ साथ तुम लिखते जाओ, ताकि मान लो क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया नहीं, सीधा मैंने आंसर राइटिंग करवा दी, तो मेरी बहुत एनर्जी और आपकी भी बहुत एनर्जी और डीमोरलाइजेशन आता है कि यार हम कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप कैसे कहते हैं ना, असला रेडी है, सारा सिस्टम रेडी है, अब आपको लिखवाएंगे तो उस टाइम फाइन ट्यून करने में मेरे को भी टाइम कम लगेगा और आपको भी कम टाइम लगेगा। भाई होता है कि जैसे मैं आपको पहले करंट अफेयर के लास्ट ईयर आप लोग को कई बच्चे परेशान थे मान लो, अब करंट अफेयर तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो गया कि तुमने इतना डिटेल में कर ली सारी चीजें, अब करंट अफेयर दिक्कत नहीं आती।
उस टाइम में मैं हर महीने तुम्हें 3-3 घंटे 4-4 घंटे करंट अफेयर कराया था, तो बर्डन होता, कुछ समझ नहीं आता। ऐसे आंसर राइटिंग के साथ है। अब मैं साथ साथ ही अगर तुम्हें रोज क्यों मैं आऊंगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, तुम लिखोगे नहीं, बैठे रहोगे शक्ल दिखा के आधा आधा घंटा, तो टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। यही मैंने अगर 2-3 कंपोनेंट पूरे करा दिए आपको, फिर आपको मैं आंसर लिख, वही काम आप 10 मिनट में कर लोगे, और जब मैं आपको इनपुट दूंगा तो आप जल्दी एब्जॉर्व करोगे उसको। इसलिए 1-2 सब्जेक्ट होने के बाद, कुछ इंटररेटेड सब्जेक्ट होने के बाद तब हम करते हैं। अब जैसे तुम लोग को सब्जेक्ट हो गए, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कितने चाहो उतने टेस्ट दो, कितने चाहो उतने आंसर लिखो। अभी आंसर लिखने को इसलिए बोला कि तुम्हारा पेपर है अभी, पर तुम टेस्ट अभी कितने भी दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब टाइम आ गया तुम्हारा। तो जो जो टाइम पे होती है ना, स्ट्रेटेजी पे होती है, वही फायदा करती है। मतलब आईएएस बनना या कोई भी काम करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से ही करना पड़ेगा अपने को। अगर हम रैंडम करेंगे, या उसकी सुना इसका सुना वैसे करेंगे, फिर वो कहीं नहीं जाती। अगर आपने उस तरीके से कर लिया तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, टाइम से हो जाओगे। नहीं तो 3 साल तो आप ट्राई में कर लोगे, ये कर दिया, इस बार वो कर लिया, इस बार उसकी सुन ली, इस बार उसके अकॉर्डिंग कर लिया। एक तरीके से करो, जो हम बता रहे हैं आपको, उसको ट्रस्ट करके प्रोसेस को उसको फॉलो करो, तब जाके वो एक रिजल्ट आता है, नहीं तो रिजल्ट नहीं आता फिर वो। नहीं फिर रैंडम होती है चीजें, क्योंकि हर आदमी अपना ज्ञान देगा, और उसकी स्ट्रेटेजी भी ठीक हो सकती है, पर तुम कितनी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। तुम्हारा तो एक ही लाइफ है, एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तुम तो। नहीं तो तुम उसकी भी कर रहे हो 1 साल उसकी, तुम्हारे 4-5 साल अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करने लग जाएंगे। तो इस चीज को अवॉइड करके हम एक ही चीज को ढंग से करेंगे, उसको बार बार करेंगे, तब वो फायदा करती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि जो आपके जो फोर्सेज हैं, ये क्या है, फोर्सेज है। किसकी बात कर रहे हैं अनुज हम, फोर्सेज की। अब वो फोर्स अंदर से भी आ सकते हैं और बाहर से, उनको डिवाइड किया मैंने। ठीक है, तो पहला फोर्स को, फोर्सेज विच अफेक्ट द अर्थ क्रस्ट, या हमारे यहाँ पे जो लैंडफॉर्म बना रहे हैं, सबसे पहले है एंडोजेनेटिक, जो अंदर से आएंगे, फिर आएंगे एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक को पूरा अलग से बाद में करेंगे, पहले कर रहे हैं हम एंडोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक में दो होंगे आपके, एक होएगा डायस्ट्रोफिक, दूसरा होगा कैटास्ट्रोफिक। लिख लो, नहीं लिखा तो, कैटास्ट्रोफिक। अब वो मेरे को रटे हुए तो वही निकलता है दिमाग में, भले इसका नाम दूसरा होगा, सडन। कैटास्ट्रोफी एकदम से आता है, तो सडन फोर्स को दूसरा नाम क्या है, कैटास्ट्रोफिक। अब ये सडन है, तो ये कैसा होगा, डायस्ट्रोफिक, स्लो। बस इतना याद रखना है। तो अंदर से भी दो तरीके के फोर्स आते हैं, एक सडन, अर्थक्वेक क्या है, सडन। वोल्केनिज्म क्या है, सडन, एकदम से। कैटास्ट्रोफ बोलते हैं वो, कैटास्ट्रोफिक एकदम से। तो कैटास्ट्रोफिक या सडन फोर्स में क्या कर दिया आपने, वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक। और जो धीरे धीरे होंगे, बिल्कुल आराम आराम से, मान लो कोई चीज है, एक नॉर्मल सरफेस ऐसा, वो धीरे धीरे बिलियंस ऑफ ईयर में उठ रहा है, अप रैपिंग हो रही है इसको बोल रहे हैं, या डाउन रैपिंग हो रही है, जो काफी टाइम लगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, डायस्ट्रोफिक। आगे समझ में, सडन वाले, अंडर वाले सडन, और कैटास्ट्रोफिक बोल सकते हैं, और दूसरे वाले डायस्ट्रोफिक। डायस्ट्रोफिक, ठीक है। अगर छोटे क्वेश्चन आते हैं, मान लो स्टेट पीसीएस के अंदर पूछ लेते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्स, तो बताओ ना जी, तो बहुत धीरे धीरे होंगे। और कैटास्ट्रोफिक या सडन फोर्स में बहुत फास्ट, उसमें दो आते हैं, अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म। अब इन्हीं को हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। वोल्केनिक एक्टिविटी पढ़ा दूंगा, कल मैंने लिखाया था वोल्केनिज्म पढ़ाऊंगा, सुनामी पढ़ाऊंगा, और अर्थक्वेक पढ़ाऊंगा, तो सब ऑर्गेनाइज्ड है, तो दिमाग में भी वैसे जाएगा आपके। अब जब एंडोजेनेटिक खत्म हो जाएंगे तो एक्सोजेनेटिक स्टार्ट होंगे, फिर उससे हम डिफरेंट लैंडफॉर्म कराऊंगा तुम्हें, क्योंकि लैंडफॉर्म में मैंने टॉपिक कराया था एयर का, विंड का, है ना, ग्लेशियर्स के डिफरेंट जो लैंडफॉर्म बनेंगे। तो इस चार्ट के थ्रू ही सारा चैप्टर चलेगा अब आपका आगे। अब इसमें आ जाओ आप, डायस्ट्रोफिक जो धीरे धीरे स्लो है, ठीक है। तो उसमें भी दो फोर्सेज हैं आपके, इस डायस्ट्रोफिक को फर्दर डिवाइड किए हैं। देखो चार्ट से करते चलो, इनमें से कोई भी फोर्स पूछेगा आप, तो फिर आप आंसर कर पाओगे एग्जाम में। तो जो धीरे धीरे चल रहे हैं, वो भी कैसे चल रहे हैं, दो तरीके से। एक तो धीरे धीरे वर्टिकली मूव कर रहे हैं, ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं, और धीरे धीरे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो पास भी आ सकते हैं और दूर भी जा सकते हैं। तो जो वर्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एपिरोजेनेटिक फोर्सेस। अब इसमें ऊपर अपवर्ड मूवमेंट होती है तो क्या बोलते हैं, इमरजेंस, ठीक है। तो इसमें अगर अपवर्ड मूवमेंट होगी तो इमरजेंस, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो क्या बोलेंगे, सबमर्जेंस। ये देखो आपकी, ये लैंड है, तो मैंने क्या बोला था, जो बहुत फास्ट मूवमेंट होंगी वो तो अलग होगी, अर्थक्वेक बोल के। अब हम बात करें स्लो वाली, डायस्ट्रोफिक, इसमें कुछ मूवमेंट्स होंगी वर्टिकल, अगर ऊपर होगी आपकी तो क्या होगा, आपका अपवर्ड पे क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है कुछ, इमरजेंस। डाउनवर्ड में हो रही क्या हो रही है, सबमर्जेंस। तो वर्टिकल मूवमेंट हो रही है तो इमरजेंस और सबमर्जेंस, ठीक है, ये दो हो गए। अब दूसरा आता है आपका, ये तो हो गया वर्टिकल, और दूसरा आएगा आपका ओरोजेनेटिक। ओरोजेनेटिक कैसे मूव करेंगे, हॉरिजॉन्टल, ठीक। ओरोजेनिक रिलेटेड है माउंटेन्स, इनसे क्योंकि माउंटेन बनेंगे अब आपके, ठीक है। तो ओरोजेनेटिक कैसे मूव कर रहे हैं आपके, हॉरिजॉन्टल। अब इसमें भी देखो दो होंगे, एक ऐसे जाएगा आपस में और दूसरा क्या करेगा, दूर जाएंगे।
अब इस पे आ जाओ आप, ये देखो, तो अपवर्ड डाउनवर्ड तो वर्टिकल वाला, अब मैं किस पे आ गया, हॉरिजॉन्टल पे, ओरोजेनेटिक। ये सारे किसके पार्ट है, ओरोजेनेटिक के। अब ओरोजेनेटिक को ढंग से करते हैं हम। मैंने क्या बोला था, ओरोजेनेटिक में दो होंगे। एक तो जैसे आप वर्टिकल चीज ले लो, कोई दो चीज है, ये एक है और दूसरा ये है, दो प्लेट मूव कर रही है फोर्स से, तो वर्टिकल तो क्या हो गया आपका, अप और डाउन वाला हो गया। हॉरिजॉन्टल में दो या तो पास आ सकते हैं या दूर जा सकते हैं। तो जब पास आ रहे होंगे तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन। ठीक है, जब दूर जा रहे होंगे तो टेंशन हो रही होगी। ठीक है, जब दूर जाते हैं तो क्या होती है, टेंशन होती है, ऐसे याद रख लो। पास आ रहे हैं तो कंप्रेशन हो रही है। ठीक है, तो ये दूर जा रहे हैं टेंशन वाले, दूर। कंप्रेस में क्या होता है, कंप्रेस पास। तो यहाँ पे दो फोर्स, और मूवमेंट कैसी लग रही है तुम्हें, ये हॉरिजॉन्टल, ओरोजेनेटिक होगी। ठीक है, और ये कैसा है, वर्टिकल। इमरजेंस में upward और डाउन पर एरो बनाते चलो, इसके अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे स्टेटमेंट में यही आएगा, ओरोजेनेटिक में वर्टिकल मूवमेंट हो रही है, तो आप गलत, वो स्टेटमेंट गलत होगी, वहां पे समझ नहीं आएगा। लेकिन एरो बने होंगे तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थी। कंप्रेशन में दोनों सेम साइड जा रहे थे, टेंशन में दूर, अपोजिट। जब दूर जा रहे हैं तो टेंशन होगी, बस याद रखना। ठीक है, ठीक है भाई, आओ। है रिंग ऑफ फायर अभी कहाँ गई, आएंगे बताएंगे, उसमें दोनों लगेगी। जब मान लो सबडक्शन होएगा वहां पे तो कंप्रेशन लगेगी, तो आने दो उसको भी। तो अभी तो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं बेसिक, वहां पैसिफिक रिंग ऑफ फायर तो बहुत बाद में आएगा। ठीक है, सबर। चलो, टेंशन फोर्स हो गया, क्रिस्टल, इससे क्या होगा, फ्रैक्चर होता है। मान लो एक आपकी रॉक है या प्लेट है, उसमें टेंशन हो रही है, यानी कि वो इधर भी जा रहा है उसका कोई पार्ट, उधर भी जा रहा है, बीच में क्या आएंगे, आपके क्रैक्स आएंगे। ठीक है, इसलिए क्या होगा, फ्रैक्चर होएगा उसमें। अब उसमें दो तरीके से हो सकते हैं आपके, या तो क्रैकिंग हो जाएगी, हल्की सी थोड़ी क्रैक पड़ जाएगी, या पूरा अलग हो जाएगा, फॉल्टिंग हो जाएगी। तो टेंसिल फोर्स से क्या जनरेट होता है आपका, क्रैकिंग और फॉल्टिंग, फोर्स जनरेट होता है। मान लो यही है, इसको फिर थोड़ा दोनों तरफ इधर से खींचेगा, इधर तो थोड़ा खींचा तो क्रैक होगी पहले, फिर जब बिल्कुल खींच देंगे तो बिल्कुल अपार्ट हो जाएगा, आपका फॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर कंप्रेशन फोर्स में आते हैं हम। ठीक है, तो कंप्रेशन फोर्स में अगेन आपके दो चीज हो रही है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, बैंड हो रही है। अब देखो धीरे धीरे ऊपर, अगर ऊपर की तरफ बैंड हो रही है तो क्या बोलेंगे, अप रैपिंग। और वही चीज अगर नीचे की तरफ बैंड हो रही है तो क्या बोलेंगे, डाउन रैपिंग। इसी रैपिंग का पार्ट आ गया अप रैपिंग और डाउन रैपिंग। ठीक है, फिर अब देखो, और ये दोनों क्या आ रही है, पास आ रही है, थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा था, दैट इज द अप रैपिंग। नीचे जा रहा था, ऊपर आ रहा था अप रैपिंग, नीचे आ रहा था डाउन रैपिंग। लेकिन बहुत थोड़ा फोल्ड बन गया ऐसे। ठीक है, तो यानी कि जब दोनों चीजें से पास आती हैं तो ये क्या बनाती हैं, फोल्ड। माउंटेन भी इसका कौन सा बनेगा, फोल्ड माउंटेन। और जब दूर जाती है तो क्या होता है, टेंशन क्रिएट होती है, तब क्या क्रिएट होता है, आपका फोल्ट। तो आप सीधा बता दोगे, आप फोल्डिंग कब होती है, टेंशन के टाइम पे। फोल्डिंग कब होगी, फोल्ड कब होंगे, कंप्रेशन के टाइम पे। इनिशियली अप रैपिंग डाउन रैपिंग हो गया। ठीक है, बहुत लंबे एरिया में होती है अप रैपिंग, तो बहुत हल्की सी दिखती है। डाउन रैपिंग वही सरफेस अगर नीचे चला जाएगा, लेकिन काफी हाइट पे चला गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोल्डिंग। तो हिमालयाज जो है वो ऐसे बने थे, अभी दिखाएंगे, सेडिमेंट्री कंप्रेस हुए और माउंटेन बन के फोल्ड होके। ठीक है, आगे सारा करेंगे, फोल्ड माउंटेन बने इसलिए वो। तो ये क्या हो गया आपका, कंप्रेशन फोर्स के कारण रैपिंग, फोल्डिंग। अब ये चीज और देखो, एक ये पहले पहले तो फोल्ड हो रहे हैं, फोल्ड हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जोर लगाओ अपनी दोनों, तो क्या होगा, एकदम से ऊपर नीचे हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स फोल्ड। तो ये कैसा फोल्ड हुआ, नॉर्मल फोल्ड तो ऐसे था टेंशन में, लेकिन जो फोल्डिंग के कारण फोल्ट हो रहा है उसको क्या बोल देते हैं, रिवर्स फोल्ट। तो ये फोल्टिंग हो गया या फिर रिवर्स फोल्ट। फोल्टिंग में मतलब क्रैक ही आएगी और दोनों चीज ब्रेक हो जाएंगी। अब दोनों हाथों को सब लगाओ, एक बार जोर लगाओ, एक बार दोनों हाथ ऐसे करो सारे, अरे अपने हाथ करो ऐसे। ठीक है, तो पहले फोल्डिंग हो रहा है, फिर जब बहुत जोर से लगाओगे तो हाथ पर पुश करेगा, तो इतना जब फोर्स ज्यादा हो जाता है तो फोल्टिंग होती है। उसके बाद कंप्रेशन से भी फोल्टिंग हो रही है, लेकिन कौन सी वाली होगी, रिवर्स वाली। और वैसे टेंशन से कौन सी हो रही है, नॉर्मल फोल्टिंग हो रही है। ये पढ़ाई है, इसमें क्या करना है। ठीक है, चलो, तो अब ये सारे आपके फोर्सेस मैंने बता दिए, अब इनको हम डिफाइन कर लेंगे। डेफिनेशन कभी कोई नहीं पूछेगा, इसलिए मैं इतना ध्यान देता है, समझाने पे ध्यान रखना अपने को, क्योंकि वो इस पे से क्वेश्चन निकालेगा, वो तुम्हें पता है। और अगर पेपर में आएगा तो तुम्हें ये चार्ट बनाया ना इतना सा, तो उसको इतना पता चल जाएगा एग्जाम को, इसको सारे फोल्ट की अंडरस्टैंडिंग है। क्वेश्चन इस चार्ट में से सोल्व कर लोगे आप सारा, क्योंकि डेफिनेशन यूपीएससी में नहीं आती, वो जब तुम कॉलेज वॉलेज पढ़ते हो ना, या आगे कोई रिसर्च करनी हो, उनमें डेफिनेशन सब चीजें पूछते हैं।
कभी ऐसे नहीं पूछेगा फोल्ड की डेफिनेशन, ये सब चीज नहीं। तो इसलिए वही है राइट, हमें पढ़ना क्या है वो पता होना चाहिए। अब बच्चे के अगर डेफिनेशन रटने लग जाएंगे तो उसकी यूज ही नहीं था वो। इससे अच्छा क्या, उस कॉन्सेप्ट को समझ ले और एप्लीकेशन को ध्यान लगा लो अपना, तो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो फिर कोई भी सब्जेक्ट हो डिफिकल्ट, इकोनॉमिक्स भी ऐसे होता है, अगर आप इन्फ्लेशन की डेफिनेशन रटने लग जाओगे, जीडीपी की कभी नहीं पूछेगा वो। बस आइडिया होना चाहिए क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे थे उसको और क्या उसका कॉन्सेप्ट था, क्योंकि एप्लीकेशन पे क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन नहीं पूछेगा। तो फिर वो सब्जेक्ट हमें मुश्किल लग जाता है, या फिर उसको समझ लो तरीके से करो तो इजी लगेगा वो। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस, दीज फोर्सेस आर जनरेटेड डीप इनसाइड। अब इसमें से सारा समझ में आएगा, अंदर से निकल रहे थे। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ईदर बाय कन्वेक्शन करंट, प्लेट मूवमेंट्स और बाय बोथ। ठीक है, आगे देखेंगे अभी कुछ अंदर क्या हो रहा था, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स थे, उनके कारण क्या हो रहा था, हीट प्रोड्यूस हो रही थी, और हीट के कारण कौन सा करंट प्रोड्यूस हो रहा था, आपका कन्वेक्शन करंट। तो कन्वेक्शन करंट के कारण या प्लेट की मूवमेंट के कारण आपके एंडोजेनेटिक फोर्सेस जनरेट होते हैं। माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स आर फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस। मैंने बताया था ना, अंदर से कुछ मटेरियल निकलता है तो क्या बनते हैं, उसे माउंटेन बन जाते हैं, प्लेट्यू बन जाते हैं और प्लेन्स बन जाते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा कितनी हाइट उस पर मटेरियल निकल रहा है। तो ये सारे जो फीचर्स बन रहे हैं किसके कारण बन रहे हैं, एंडोजेनेटिक। फिर उस पर इन्फ्लुएंस किसका आएगा, एक्सोजेनेटिक का। बार बार Hence these forces are also known as constructive forces। अब ये यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, कौन से फोर्सेज को हम कंस्ट्रक्टिव फोर्स बोलते हैं, एंडोजेनेटिक को। एज दे क्रिएट सर्टेन रिलीफ फीचर्स ऑन द सरफेस, these are responsible for the origin of volcano and earthquake। और एंडोजेनेटिक फोर्सेस से क्या आता है आपका, वोल्केनो और अर्थक्वेक, सडन मूवमेंट्स, उसी का पार्ट है ना, एंडोजेनेटिक का ही है। एक्सोजेनेटिक की तो बात ही नहीं की हमने, सारे एंडोजेनेटिक पढ़ रहे हैं। तो अगेन क्वेश्चन आ जाएगा, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म आर रिलेटेड टू एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, गलत हो जाएगा ना, वो एंडो से है। बस इतना इतना ये ध्यान रखना है मेरे। कहां पे थे ये, the endogenetic forces and the movements are divided on the basis of intensity into two major categories, namely catastrophic and dystrophic। ये भी आपको पता चल गया, कैटास्ट्रोफिक सडन और क्विक थे, वोल्केनिज्म अर्थक्वेक विद इन मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये होता है कि ये बताना चाह रहा है कि जो एकदम से में दिख रहा है रिजल्ट, ये आया एकदम से नहीं है, प्रेशर तो धीरे धीरे बिल्टअप होता रहता है, फिर वो रिजल्ट एकदम से आता है। ठीक है ना, दीज फोर्सेज आर रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रिपरेशन डीप विद इन द अर्थ दैट कॉजेज अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म विच हैज बीन डिस्कस्ड। आगे हम पूरा पढ़ेंगे अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म। उनका जो प्रेशर बन रहा होता है वो काफी टाइम से बन रहा होता है, फिर वो एकदम से एक्सप्लोड होता है। ठीक है ना, तो बनते तो काफी टाइम से, लेकिन कहते हैं हम किसमें, सडन फोर्स में, क्योंकि एकदम से रिजल्ट आया उसका, एकदम से सब वोल्केनो आया, सब हो गया, अर्थक्वेक आया, सब डिस्ट्रॉय हो गया इसमें, वहां पे तो रिजल्ट एकदम से आता है उसमें। दूसरा क्या था, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस या डायस्ट्रोफिज्म। अब डायस्ट्रोफिज्म आ जाएगा तुम समझ जाओगे, एक सडन था एक स्लो था, तो ये स्लो मूवमेंट्स होंगी बिल्कुल। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस आर, और सेकुलर फोर्स बोल देते हैं इनको, दिस डायस्ट्रोफिक फोर्सेस ऑपरेट वेरी स्लोली एंड देयर इफेक्ट्स बिकम्स ऑब्जर्वेबल थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर। बहुत धीरे धीरे इनके इफेक्ट दिखाई देते हैं। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस इंक्लूड बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। किया था, वर्टिकल भी थे, धीरे धीरे अपर जा रहा था, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल भी था। याद है नियम, डायस्ट्रोफिक एपिरोजेनिक के अंदर क्या था आपका, एंडो एपिरोजेनिक और ओरोजेनेटिक। तो एपिरोजेनेटिक कैसे थे, वर्टिकल, ओरोजेनेटिक कैसे थे, हॉरिजॉन्टल। तो यही कह रहे हैं कि डायस्ट्रोफिक में दोनों आएंगे, वर्टिकल भी आएंगे और हॉरिजॉन्टल भी आएंगे। जैसे अपवर्ड मूवमेंट बता रहा था और डाउनवर्ड मूवमेंट वर्टिकल में आ गए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में टेंशन और कंप्रेशन, ये सारा हमने कर लिया। टेंशन में भी आपके क्रैकिंग होगी, फिर फोल्ड हो जाएगा। कंप्रेशन में पहले रैपिंग होगी, अप रैपिंग या डाउन रैपिंग होगी, फिर फोल्डिंग होगी, फिर रिवर्स फोल्डिंग होगी। ठीक है, रिवर्स फॉल फोल्ड, बस ठीक है, ये याद ही होना चाहिए अपने को। फिर डायस्ट्रोफिक फोर्स को हमने किसमें डिवाइड किया था, एपिरोजेनिक जो वर्टिकल थे, ओरोजेनेटिक जो हॉरिजॉन्टल। अभी सारे आप जो देखो चार्ट से सारा हो गया फटाफट कवर, चार्ट समझ लिया हमने, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। एपिरोजेनेटिक फोर्सेस आल्सो नोन एज कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस। इट ऑपरेट्स वर्टिकली, तो वर्टिकली धीरे धीरे क्या बना रहे हैं, लैंड को ऊपर करे जा रहे हैं, और कॉन्टिनेंट, इनको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस।
it operates vertically. Aperogenetic forces cause upliftment of large part of earth crust. In other words, the continent either rises or sink under the influence of the forces. These are further divided into two types. एक तो upward movement होगी और दूसरी क्या होगी, downward. Upward movement causes the upliftment of the whole continent या part कुछ भी कर लो, ठीक है. Upliftment of the coastal lands of continents, such type of upliftment is called emergence. तो ये क्या था, अगर लैंड अप हो रही है तो क्या होगा, इमरजेंस, नीचे जा रही होगी तो क्या होगा, सबमर्जेंस. ठीक है. डाउनवर्ड मूवमेंट को सबमर्जेंस बोल देंगे या सबसिस्टेंस बोल देंगे. Alternatively, the land area near the sea coast is moved downward or subsided below the sea level and is thus submerged under the sea water. Such type of downward movement is called submergence. अब देखो, subsidence of land area, such type of downward movement is called subsidence. जोशीमठ अभी डिजास्टर हुआ था, पता है ना, वहां पे क्या हुआ था, लैंड सबसिडेंस, सबसाइड कर गई लैंड, तो क्या हुआ, वर्टिकल मूवमेंट होगी. समझ रहे हो तुम बात को. ऐसे अब मैंने तुम्हारी ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई होगी, फिर मैं अगर जोशीमठ डिजास्टर पढ़ाने लग जाता बहुत ज्यादा तो तुम्हें उतना रिलेट नहीं कर पाते. अब तुम रिलेट कर पाओगे कहीं ना कहीं, प्लेट मूवमेंट्स हो रही होंगी, फोर्सेज होंगे, वर्टिकल फोर्स होगा. तो जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं लैंड सबसिडेंस, तो क्या हो रहा है, हमारे लैंड के ऊपर कोई एरिया क्या हो गया, सबसाइड हो गया. और अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं तो ऊपर उठ गया. और कौन से फोर्स आ गई, फोर्स का नाम क्या है, एपिरोजेनिक, वर्टिकल मूवमेंट्स. तो जोशीमठ एग्जांपल आएगा तो आप बता दोगे किसका एग्जांपल है, ये बात है. तो ऐसे वो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कोई भी हो, वो करंट को इवेंट को लिंक करते हैं स्टैटिक से, कॉन्सेप्ट से लिंक करेंगे, सीधा नहीं पूछेंगे जो. तो यहां से आपको बता लगे लैंड, इसलिए वर्ड दोनों मैंने हाईलाइट किया, सबसिस्टेंस भी हाईलाइट किया है और सबमर्जेंस भी किया है. जब कोस्टल एरिया के पास कोई लैंड नीचे गई और उसमें पानी भर गया तो क्या बोलेंगे उसको, सबमर्जेंस. मेन लैंड पे ऊपर कोई एरिया डाउन चला गया उसको बोलेंगे सबसिडेंस. ये उधर क्या बोलेंगे, अपलिफ्टमेंट. और कोस्टल एरिया में कोई लैंड उठ गया तो इमरजेंस. वर्ड्स अलग आ गया ना, इमरजेंस आ गया, इधर अपलिफ्टमेंट आ गया, इधर क्या आ गया आपका, सबसिडेंस आ गया, इधर सबमर्जेंस आ गया. बहुत आराम से बस वर्ड को हाईलाइट कर लो, चारों वर्ड को याद रख लो. और ये चारों वर्ड किससे रिलेट कर रहे हैं, एपिरोजेनिक से. बस खत्म, पूरी लाइन ही नहीं पढ़नी हमें, बस वर्ड देखने हैं, क्योंकि वर्ड से याद रहेंगे, वर्ड से क्वेश्चन सोल्व कराएंगे हमारा. अब फिर बता दोगे तुम, एपिरोजेनेटिक कैसे काम कर रहे थे, वर्टिकली. ओरोजेनेटिक कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टली, है ना. हॉरिजॉन्टली या तो पास आएंगे या दूर जाएंगे. दूर जाएंगे तो क्या होगी, टेंशन. पास आएंगे तो क्या होगा, कंप्रेशन. टेंशन में क्या हो रही थी, क्रैक और फोल्डिंग. कंप्रेशन में क्या हो रही थी, रैपिंग, फोल्डिंग और रिवर्स फोल्डिंग. यही था, ये लिखा हुआ है सारा. जब तुम्हें याद ही हो गया फिर क्या पढ़ना है, अपने को याद करना है अपने को. ठीक है. ओरोजेनेटिक मूवमेंट इज कॉज्ड बाय एंडोजेनेटिक फोर्सेस वर्किंग इन हॉरिजॉन्टल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स सब वही है. अभी एक और वर्ड आ गया कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है इनको हम क्या बोल देते हैं, टेंजेंशियल फोर्स. ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड मूवमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज टेंजेंशियल फोर्स. वो वर्टिकल वाले थे एपिरोजेनिक, इनको क्या बोल देते हैं हम, टेंजेंशियल. ओरोजेनेटिक और हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्क्स इन टू वेज, इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड इन द सेम डायरेक्शन या टुवर्ड्स ईदर. जब अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो कौन से होंगे, टेंशनल फोर्स. इसको क्या वो क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे. बस कीवर्ड देख रहा हूं मैं और तुम्हें सारा पता है. Thus tensile force create rupture, cracks, fracture and falls in the crustal part of the earth. दूसरा क्या है, the force which operate face to face, it is compressional force और convergent force. These are mountain building, क्योंकि मैंने क्या बताया था, बीच में सेडिमेंट होगा, दोनों फोर्स कंबाइन करके क्या कर देंगे, माउंटेन बना देंगे, फोल्ड माउंटेन्स. तो ये इनको क्या बोलते हैं, माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस. ओरोजेनी जो ऊपर वर्ड था ना, ओरोजेनेटिक, तो ओरोजेनी वर्ड माउंटेन से आया है. ठीक है. These are mountain building forces. These forces cause bending, wrapping, folding of rock strata depending upon intensity of the compression. तो मैंने यही कहा है कि इंटेंसिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ये रॉक स्ट्रेटा है, रॉक है मान लो आपकी. अब ज्यादा फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से, पहले होगा रैपिंग, फिर और ज्यादा हो गया तो फोल्डिंग हो गया, फोल्डिंग से क्या बन गया आपका, माउंटेन बन गया, और ज्यादा हो गया तो रिवर्स फोल्ड हो गया. तो कितनी इंटेंसिटी है वो डिसाइड करेंगे क्या कैसा लैंडफॉर्म फीचर हो रहा है. समझ लो कैसे एंडोजेनेटिक फोर्स हमारे क्या कर रहे हैं, लैंडफॉर्म का डिसाइड कर रहे हैं कि क्या लैंडफॉर्म बनेगा. अब अधिकतर बच्चे एंडोजेनेटिक फोर्स में क्या लिख के आएंगे आंसर, तुम बताओ. वो लिख के आएंगे वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक, क्योंकि वही सब बताते हैं फॉर्मेशन किससे हुआ, वोल्केनिज्म से. तुम वोल्केनिज्म अर्थक्वेक के अलावा ये भी लिख के आओगे, ओरोजेनेटिक फोर्सेस, अपलिफ्टमेंट, सबसिस्टेंस, क्योंकि इनसे भी तो लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ है. अब वहां पे लैंड सबसाइड हो गया, कुछ ना कुछ तो लैंडफॉर्म बना होगा वहां पे, तो एग्जांपल भी देके आओगे. तो तुम अगेन देखो अपने डिफरेंशिएट,
बच्चे लिख रहे हैं 2 डायमेंशन किसमें, एंडोजेनेटिक में। तुमने 2 तो वो लिखी है, प्लस यहाँ पे आपने ओरोजेनेटिक में अलग लिखी है, एपिरोजेनेटिक में अलग लिखी है। ओरोजेनेटिक में भी अलग अलग बता दिया, रैपिंग, फिर फोल्डिंग, और उसमें 7-8 डायमेंशन हो जाएंगे आंसर की। तो हमेशा ज्यादा मार्क्स मिलेंगे तुम्हें, हमेशा, क्योंकि इतने पढ़ना यही है, इसी को ढंग से पढ़ना है बस। बार बार दिक्कत होती है, हम इसको याद नहीं कर पाते, फिर होते हैं और कुछ पढ़ लो और कुछ पढ़ ले, नहीं, इसी को पढ़ लो बार बार। इतना तो पढ़ना ही नहीं है, बस इनको मेन मेन पॉइंट्स को लिख लो, क्योंकि वहां पे मैं बार बताऊं 2 ही शीट मिलेंगे आगे पीछे की, 10 नंबर में और 15 में 3 शीट, और एचसीएस में 4 शीट मिलती है, 3-3.5 करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब तो इतने में काम हो जाता है हमारा, कोई ज्यादा नहीं करना भी। ठीक है, ये हो गया। बस वर्ड्स में बारह वर्ड्स को पकड़ लो, वर्ड्स पकड़ लिया तो बहुत ज्यादा डायमेंशन लिख पाओगे आप। कंप्रेशन देखो अब दिखा भी रहा है, टेंशन में दूरी है, मैं डायग्राम बना, तुम भी बना देना छोटा साइड में अपने एग्जाम में, समझ जाएगा एग्जाम में बस, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ कंप्रेशन फोर्सेस, इनके इंपैक्ट क्या पड़ेंगे। फोल्डिंग होगी अगर हाई इंटेंसिटी कंप्रेशन फोर्स है, और ज्यादा हाई इंटेंसिटी तो रिवर्स फोल्डिंग हो जाएगी। फोल्डिंग इज डन बाय कंप्रेशन फोर्स, इट इज डन बाय द फोर्स विच एक्ट्स हॉरिजॉन्टली। मैं सारा पढ़ रहा हूं पर सारा आपको आ ही रहा है, कोई समझाने की जरूरत ही नहीं है इसमें सारा। ड्यू टू दिस रॉक स्ट्रेटा आर फोर्स टू बेंड लाइक वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर, द रॉक्स आर थ्रोन इनटू द सिंपल अप एंड डाउन फॉर्मिंग सीरीज ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये कह रहा है कि जब दोनों एकदम से पास आते हैं तो रॉक कैसे बन जाती है, ऊपर नीचे ऐसे वेव्स की तरह। तो यही हो रहा है, देखो ऐसे वेव्स की तरह बन जाती है और माउंटेन बन जाते हैं हमारे। तो माउंटेन कौन से फोर्स से बनते हैं, ओरोजेनेटिक, और कौन से, कंप्रेशन फोर्स। ठीक है, बाकी आगे भी ये फोल्डिंग से बनेंगे ब्लॉक माउंटेन, वो आगे बताएंगे, लेकिन मेनली जो ज्यादातर माउंटेन बनते हैं वो बनते हैं आपके फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, इसलिए हमने फोल्ड माउंटेन डिस्कस कर रहे ज्यादा। वेवी स्ट्रक्चर ऑफ रॉक इज कॉल्ड फोल्ड। ये जो वेवी स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं हम, फोल्ड्स। इसमें जो ऊपर वाली पीक है उसको क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन, और जो नीचे ट्रफ है इसको क्या बोलते हैं आपका, सिनक्लाइन। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या है, एंटीक्लाइन, नीचे वाला सिनक्लाइन। लिख ही देता हूं एक बार। देखो ये जो वेव होती है ना, इसमें जो पीक ऊपर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रेस्ट, क्रेस्ट, और इसमें क्या बोल देंगे, एंटी क्लाइन, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो माउंटेन जो फोल्ड होते हैं इनमें ट्रफ को क्या बोलते हैं, सिनक्लाइन। ठीक है, तो जो ऐसे डेप्थ में होगा दैट इज द पार्ट ऑफ सिनक्लाइन, जो पीक होगी वो पार्ट ऑफ द एंटीक्लाइन। तो वैली इज द पार्ट ऑफ सिनक्लाइन, पीक इज द पार्ट ऑफ, तो यहां से फिर पूछ लेगा क्वेश्चन आपको, फिर आप बता दोगे एंटीक्लाइन सिनक्लाइन किसका पार्ट है, बनाएगा इसी में से, और कहां जाएगा उस क्वेश्चन। ठीक है ना, पर पता होना चाहिए टर्म्स क्या है, एंटीक्लाइन ऊपर वाली पीक, सिनक्लाइन नीचे वाला। सिंक कर रहा है, सोचो सिंक क्या होगा, नीचे होगा सिनक्लाइन, एंटीक्लाइन ऊपर वाला। तो अरमान सिनक्लाइन में क्या आएगा, वैली आएगा, माउंटेन पीक आएगी, वैली। एंटीक्लाइन में कंचन, सिनक्लाइन एंटीक्लाइन में माउंटेन आएगा, पीक आएगी या वैली आएगी, एंटीक्लाइन में पीक आएगी ऊपर वाली। ठीक है ना, बस चलो। द अपफोल्ड क्रेस्ट, ये ना अपफोल्ड ऊपर वाला क्रेस्ट इज कॉल्ड एंटीक्लाइन, वाइल द डाउनफोल्ड जो नीचे वाला है उसको क्या बोलते हैं, सिनक्लाइन या ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, ट्रफ। डिप इज द, अब 2 टर्म हो रहे हैं इसमें, एक होता है डिप और एक होता है स्ट्राइक। तो ये जो इसका इंक्लिनेशन है, ये जो इंक्लिनेशन है, ठीक है, जो स्ट्राटा का इंक्लिनेशन है उसको हम क्या बोल देते हैं, हम डिप। और इसी इंक्लिनेशन पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जो ये एंगल बनाएगी, उसको बोल देंगे स्ट्राइक। बस इतना याद रखना है, जो भी आपका माउंटेन है इसका जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन को क्या बोल देंगे हम, डिप। और यहाँ पे इस इंक्लिनेशन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्राइक। तो ये 2 टर्म्स और आगे, स्ट्राइक, और स्ट्राइक से हॉरिजॉन्टल ये लाइन जाएगी जो इंक्लिनेशन शो करेगी वो बोलेगी डिप। डिप इज द इंक्लिनेशन ऑफ द रॉक बेड विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में जो इंक्लिनेशन आ रहा है रॉक बेड का उसको क्या बोलते हैं हम, डिप। डिप का मतलब है ना, डिप हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो कैसे इंक्लिनेशन है उसका, with respect to the horizontal, whereas the strike of an inclined bed is the direction of any horizontal line along the bedding plane। इस bedding plane के along जो भी ये horizontal lines होती हैं इनको क्या बोलते हैं हम, strike। horizontal line on a dipping surface is a strike। तो ये dipping surface है, तो इस पे जो horizontal line होगी उसको हम क्या बोल देंगे, strike। आगे समझ में, strike and dip, एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन, ये सारा मैंने कैसे बता दिया आपको, फोल्ड का पार्ट, ये फोल्ड के पार्ट है सारे, एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन, जो इंक्लिनेशन है उसको डिप बोलेंगे, उस पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको स्ट्राइक बोलेंगे। ये 4 वर्ड्स और याद रखने अपने को, इनमें से कुछ भी आएगा हम बता देंगे किसकी बात कर रहे हैं हम, फोल्ड की, फोल्ड माउंट।
पहले किया था हमने कि कंप्रेशन होएगा तो सबसे पहले क्या होएगा, रैपिंग, फिर क्या होएगा, फोल्डिंग, फिर रिवर्स फोल्डिंग। और रैपिंग भी दो तरीके से होती है, अगर ऊपर उठ रहा है तो अप रैपिंग, नीचे हो रहा है तो डाउन रैपिंग। रैपिंग आ गया। रैपिंग बेंडिंग इज डन बाय द कंप्रेशन फोर्स एक्टिंग एट अ लोअर इंटेंसिटी। जब कंप्रेशन फोर्स लोअर इंटेंसिटी पे होता है तब क्या होता है अनमोल, रैपिंग। ठीक है, जैसे जब मैं पढ़ रहा था ना इसको तो मैंने समझ, रैपिंग हम रैप करते हैं ना किसी चीज को भी, रैप हो रहा है तो हल्का सा फोर्स ही लगाते हैं उसमें, ज्यादा फोर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फोल्ड हो जाएगा, और फिर ज्यादा कर देंगे तो रिवर्स फोल्ड। तो अब ऐसे सोचो बस हल्का सा क्या हो, रैप हो गया ऊपर से, रैप है ना थोड़ा सा ऊपर उठना, तो थोड़ा सा ऊपर कब उठेगा, जब इंटेंसिटी नॉर्मल होगी, ठीक है, कम होगी। इफ द बेंडिंग इज अपवर्ड इट इज कॉल्ड अप रैपिंग, इफ द बेंडिंग इज डाउनवर्ड इट इज कॉल्ड डाउन रैपिंग। तो ऊपर भी उठ सकता है नीचे भी जा सकता है, अप रैपिंग और डाउन रैपिंग। अप रैपिंग इज अ कॉन्वेक्स एंड ऑन द टॉप। अब देखो अप रैपिंग क्या कह रहा है, वो क्या होगी, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ऐसे ही होता है ऊपर, और कॉनकेव क्या होता है, ये वाला पार्ट। भाई कॉनकेव मिरर ऐसे होते हैं ना, और कॉन्वेक्स होते हैं आपके ऐसे मिरर। आ रहा है नहीं, आप ये बताओ बेसिक। कॉन्वेक्स में से बाहर की तरफ पॉइंट करेगा, कॉनकेव में अंदर की तरफ। तो अप रैपिंग कैसा है, कॉन्वेक्स। डाउन रैपिंग कैसा है, कॉनकेव। यही कहना चाह रहा है कि डाउन में क्या हो गया आपका, नीचे हो गया ऐसे नीचे, तो दिस इज द कॉनकेव। अप रैपिंग में क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स। चलो अब ये जो फोल्ड हो रहे हैं इनको भी अलग अलग इंटेंसिटी से हो रहे हैं, और उनको भी देखेंगे कैसे कैसे। तो एक इंटेंसिटी हुआ अप रैपिंग, ठीक है, या डाउन रैपिंग, फिर बने फोल्ड। अब वो फोल्ड में भी जब तक वो रिवर्स फोल्ड होएगा तब तक होते होते अलग अलग इंटेंसिटी लगेंगी, उसके अकॉर्डिंगली हमारे क्या है, डिफरेंट फोल्ड्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन देखते हैं हम कैसे होते हैं फोल्ड्स, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड्स कैसे होते हैं वो देखते हैं। हो ये देखो मैंने बीच में एक एक्सिस ड्रॉ कर ली इनकी, क्योंकि मैं एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखूंगा कि कैसे एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेरे जो लिम्स है, ये क्या है बीच वाली क्या है आशु, एक्सिस, और ये क्या है, लिम्स है। ठीक है, ये क्या नाम है अनुज, ये बताओ ये क्या चीज है बीच में जो लाइन होगी, एक्सिस। सबकी वो है, चलो ये बता दो, जो भी इनके बीच में से जा रहा होगा ना ये क्या होगी, इनकी एक्सिस होगी, और जो इस साइड है ये दोनों क्या है, इसके लिम्स है। तो मैं ये बताना आगे, मैं यूज करूंगा बार बार वर्ड एक्सिस और लिम, तो आपको पता होना चाहिए। देखो दोबारा समझो, कोई ये जो माउंटेन है, ठीक है, तो एक इसका लिम्ब ये है, लिम्ब मतलब टांग हाथ जो भी हो गए, और दूसरा लिम्ब ये है, और बीच में क्या है इसके, एक्सिस, ये होती है, ये भी लिम्ब है इसका। तो ये फोल्ड के दो तो लिम्ब हो गए ये आपके, और बीच में क्या होगी, एक्सिस होगी। ठीक है, ये फोल्ड है अगर, तो ये इधर लिम्ब है इसके, ये बीच में क्या होगी, ये बताना चाह रहा हूं मैं, एक्सिस और लिम्ब। अब एक्सिस और लिम्ब के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कैसी शेप है, अगर दोनों बराबर है सिमेट्रिकल हो जाएगा, थोड़ा मुड़ जाएगा ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, उसके हिसाब से चलेगा बस एक्सिस और लिम्ब की पोजीशन की। आगे समझ में, एक्सिस और लिम्ब। पहला देखो सिमेट्रिकल फोल्ड, ऑल्सो नोन एज सिंपल फोल्ड, व्हेन बोथ द लिम्स ऑफ अ फोल्ड आर इक्वली बेंड। ठीक है, दोनों इक्वली बेंड है, एंड दे आर इंक्लाइंड एट ऑलमोस्ट इक्वल एंगल्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल फोल्ड। जब ये इक्वली इंक्लाइंड है तो उसको हम बोल देते हैं सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल को एक थोड़ा ज्यादा बेंड हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। अब नेचर है यार, कुछ भी हो सकता है वहां फोर्स के अंदर ना, इसलिए डिफरेंट कंडीशन सब जगह पे एक चीज नहीं होती, इसलिए नेचर में क्या बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, कहीं पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, कुछ और कंडीशन होगी, है ना। तो यहाँ पे जब बराबर दोनों बैंड हुए हैं लिम्स तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। जब एक लिम्ब ज्यादा बैंड हो गया एक कम हुआ तो एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल फोल्ड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अनइक्वल एंड इररेगुलर लिम्स। ठीक है, तो ये तो अनइक्वल और इररेगुलर, इनमें लिम्स क्या है, लगभग बराबर है। इसमें क्या एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ज्यादा फोल्ड हो गया। तो इसमें क्या लिम्स कैसे होंगे, इररेगुलर, इसमें क्या होंगे, बराबर रहेंगे, इक्वली बैंड है इसमें तो। और इसमें क्या वर्ड आ रहा है आपका, अनइक्वल एंड इररेगुलर लिम्स, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो है वो आपका आइसोक्लाइनल। Isoclinal fold are formed when the compressive force are strong that both the limbs of the fold become parallel but not horizontal। अभी इसमें भले ये भी सिमेट्रिकल हो गया, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा फोर्स लग गया कि ये क्या हो गया, बिल्कुल पैरेलल हो गए।
इतना फोर्स लग के सीधे हो गए बिल्कुल, ये पहले भले ही सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में क्या होगा, दोनों सेम मुड़ रहे होंगे, पर जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल हो जाए, पर इतना फोर्स लगे कि दोनों पैरेलल हो गए। अब देखो ये सिमेट्रिकल है क्योंकि इधर भी मुड़ा हुआ है उधर एक एंगल पे, लेकिन इतनी फोर्स लगी कि दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो वो कौन सा हो जाएगा, आइसोक्लाइनल। तो आइसोक्लाइनल में दोनों लिम्स कैसे हैं, पैरेलल है, बस ये याद रखो। वहां पे मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, आइसोक्लाइनल में उससे मैच करते हैं ना जहां पे दोनों लिम्स पैरेलल होंगे, बस लिम्स की डायरेक्शन देख लो और एक्सिस के बराबर है वो, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर और फोर्स लग रहा है तो फिर क्या होगा, आपका बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कौन सा बनेगा, रिकम्बेंट फोर्स। तो जो एक्सिस है अब वो एक्सिस क्या हो रही है, बैंड हो रही है, तो कौन सा फोर्स बनेगा, रिकम्बेंट। रिकम्बेंट देखते पहले, इट इज अ टाइप ऑफ आइसोक्लाइनल फोल्ड, ठीक है। However, in this type of fold goes to such an extent that one limb is pushed over the another and the two limbs are almost parallel to each other lying in roughly horizontal posture। तो जो horizontal isoclinal था अब वो इतना प्रेशर हो गया कि दोनों के दोनों ऐसे horizontal हो गए, जो वर्टिकल था पहले, तो उस ऐसे जो आइसोक्लाइनल फोल्ड जो सीधा था पहले, इतना फोर्स लगा उनपे कि वो कैसे हो गए, होरिजोनटल हो गए, पैरेलल बिल्कुल ऐसे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आपका रिकम्बेंट फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड। फिर उसके बाद आएगा ओवरटर्न फोल्ड। ओवरटर्न फोल्ड आर दोस फोल्ड इन विच वन लिम्ब ऑफ द फोल्ड इज थ्रस्ट अपॉन द अनदर ड्यू टू इंटेंस कंप्रेसिव फोर्स। इसमें और भी ज्यादा होता है, ठीक है, हाँ, एक के बाद ओवर मतलब थोड़ा टर्न हो गया, फिर उसके ये उल्टा चलेगा थोड़ा, पहले ओवरटर्न आएगा, फिर उसके बाद आएगा रिकम्बेंट, ठीक है, फिर आएगा नेप्पे। तो जब पहले कैसे थे आपके आइसोक्लाइनल, फिर एक के ऊपर आया, ओवरटर्न हो गया, फिर बिल्कुल ही पैरेलल हो गया तो रिकम्बेंट आया, तो ओवरटर्न आएगा, फिर रिकम्बेंट में और मुड़ गई एक्सिस, ये एक्सिस देखो ना ऐसे हो गया, फिर एक्सिस और हो गया आपकी टर्न, और जब ये पूरा टूट जाएंगे बिल्कुल ही, इसके बाद बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा आगे, तो उसको बोलेंगे हम नेप्पे। तो लास्ट स्टेज आएगी आपकी नेप्पे। नेप्पे शीट ऑफ रॉक दैट हैज मूव्ड साइडवेज ओवर नेबरिंग स्ट्राटा एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर टस्ट और फोल्डिंग। ये इतनी फोल्ड होगी कि ये शीट कहां पे चलेगी, आगे चलेगी बहुत, तो नियर बाय एरिया में चलेगी शीट, तो ओरिजिनल होते होते इतनी आगे चलेगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नेप्पे। आइसोक्लाइनल, ओवरटर्न, रिकम्बेंट, फिर नेप्पे, ये हो गया। एक बच गया आपका, दैट इज द शेवरॉन फोल्ड, ठीक है। शेवरॉन फोल्ड क्या होता है, शेवरॉन फोल्ड्स आर द स्ट्रक्चरल फीचर्स, इनका स्ट्रक्चर ही अलग है, इसलिए इनका नाम क्या है, स्ट्रक्चरल फीचर्स कैरेक्टराइज्ड बाय द फोल्ड बैंड्स विद द स्ट्रेट लिम्स एंड शार्प हिंजेस। इसमें फर्क क्या आएगा, जो हिंज होंगी आपकी टॉप की, कैसा होगा, शार्प होगा, ठीक है। स्ट्रेट तो आपके लिम्स हैं और हिंज कैसा है, शार्प है। इन सब में देखो शार्प नहीं था, तो शिवरन फोल्ड्स वैसे फोल्ड होंगे जिसमें हिंज क्या होगी, शार्प हो जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। शिवरन मान लो चीर देगा, चीर, शिवरन हो गया शिवरन, चीर से याद रखना, तो चीर कैसे देगा, पतला पॉइंटेड होना चाहिए, शिवरन, ठीक है। शेवरन फोल्ड में क्या होगा, चीर देगा, चीर, तो ची से कर लो चिवरन, तो चिवरन से आ जाएगा, ऊपर क्या होगा, पॉइंटेड होगा। They are characterized by the straight limbs that are abruptly bent on one point at the hinge and the hinge zone। तो देखो यहाँ पे abruptly एकदम से बैंड हो रही है, ये लोग फिर भी धीरे धीरे बैंड हो रही है, पर ये abruptly बैंड हो रही है, और यानी कि ऊपर और नीचे इनका क्या है, सीधा पूरा पॉइंट, हिंज पॉइंट क्या है, बिल्कुल शार्प एकदम। This kind of folding is common in the low grade meta sedimentary sequence which typically have hard layers separated by the weak layer। तो जहां पे हार्ड लेयर और वीक लेयर अल्टरनेट होती है वहां पे ये आपका बनता है कौन सा, शिवरॉन फोल्ड। उसमें क्या होगा, जो पॉइंटेड होंगे बहुत ज्यादा हिंज, ठीक है, दे आर स्ट्रेट लिम्स एंड शार्प हिंजेस। तो चीर से करना चिवरॉन, चीर देगा मतलब कि शार्प हिंजेस होंगे। बस ये अगर पूछेगा वैसे तो चांस कम है, लेकिन पूछ लेगा तो फिर ये ध्यान रखना ना, लास्ट में क्या आ रहा है, नेप्पे, आइसोक्लाइनल, फिर मुड़ा ओवरटर्न, फिर रिकम्बेंट, और लास्ट में नेप्पे। चाहो तो ऑर्डर लिख लो ये बस, ठीक है। तो जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें, वर्टिकल हमने कर लिया था, अपलिफ्टमेंट है ना, सबसिडेंस, सबमर्जेंस, इमरजेंस, वो हो गया था एपिरोजेनिक, ठीक है। अब हम हॉरिजॉन्टल में कर रहे थे, पहले हमने किया कंप्रेशनल, जिसमें फोल्डिंग सारे फोल्ड कर लिए, अब हम करेंगे टेंशन। तो टेंशन में कौन सा आएगा आपका, फोल्डिंग। अब फोल्डिंग करते हैं, उस चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं सारा, जो चार्ट ऊपर कर रहे थे।
आरुषि, आइसोक्लाइनल में क्या होता है? ठीक है, फोल्डिंग में आओ। A fault is a fracture in the crustal rocks wherein the rocks are displaced along a plane called a fault plane। तो एक प्लेन है मान लो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? फॉल्ट प्लेन, जिसके अलोंग क्या हो रही है? रॉक्स क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है बस, ठीक है। तो जहां से जो भी क्रैक आया उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्ट प्लेन, की यहाँ पे फॉल्ट आ गया, अब रॉक डिस्प्लेस हो रही है। और फॉल्ट कैसे आएगा? जब दोनों तरफ अपोजिट फोर्स होंगे, एक रॉक है, इसको एक यहाँ से खींच रहा है, एक यहाँ से गिर रहा है, तो बीच में पहले क्रैक पड़ेगा, फिर वहां पे फॉल्ट आएगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? जहां से फॉल्ट आया, फॉल्ट प्लेन। In other words, when the crustal rocks are displaced due to tensional movement caused by the endogenetic forces along a plane, the resultant structure is called fault, and the plane along which the rock blocks are displayed is called fault plane। ठीक है, जो अलग फोर्स किया जिसको, तो उसके क्रिएट होगा फॉल्ट, और जिस पॉइंट से जहां से वो अलग हुए हैं उसको बोलते हैं फॉल्ट प्लेन। The different types of faulting of the crust rocks are determined by the direction of the motion along the fracture plane। Some of the important fault are described below। तो अलग अलग फोर्स के जो टाइप के फॉल्ट है वो हम देखेंगे। वो कैसे डिटरमाइन करेगा कि किस तरफ डायरेक्शन है वो? मान लो अगर टेंशनल फोर्स है तो कौन सा फोल्ड होगा? आपका नॉर्मल फोल्ड। अगर कंप्रेशनल फोर्स है तो कौन सा फोल्ड होगा? आपका फोल्ड होगा रिवर्स फोल्ड। ये होगा बस, ठीक है। फिर ये लेटरल, हॉरिजॉन्टल, ओब्लिक, इसके 5 पार्ट ही हो गए, सारे पांचों देखते हैं अपन। एक और होगा, ठीक। नॉर्मल फॉल्ट, इन दिस टाइप ऑफ फॉल्ट द रॉक्स और ईदर साइड ऑफ द फॉल्ट प्लेन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज द फोर्सेस ऑफ टेंशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसके यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हो कि ये रॉक है, बीच में इधर से इसको खींच रहा है फोर्स, एक फोर्स इसको इधर खींच रहा है, तो उससे क्या हुआ? आपके यहाँ बीच में क्या आ गया? फॉल्ट। इसको क्या बोलेंगे? फॉल्ट प्लेन। एक रॉक इधर चलेगी, एक रॉक इधर चलेगी, बीच में क्या होगा? आपकी खाली हो गया, ठीक है, फॉल्ट आ गया यहाँ पे, दिस इज द फॉल्ट। तो फॉल्ट में क्या हो रही है? लैंड नीचे जा रही थी, इसमें फोल्ड में क्या हो रहा था? अपलिफ्टमेंट ऐसे हो रही थी, मतलब फोल्ड बन रहा था इससे माउंटेन। फोल्ड में क्या हो रहा था आपका? ये अपलिफ्टमेंट, दिस इज द फोल्ड। यहाँ पे फोर्स कैसे थे? कंप्रेसिव। फोल्ट में फोर्स कैसे है? अगर नॉर्मल फोल्ट है तो फोल्ट कैसे है आपका? फोर्स कैसे है आपके? टेंशनल, दोनों तरफ से जा रहे हैं, प्लेन क्रैक आया, फिर वहां पे फोल्ट आ गया। रिवर्स फोल्ट are formed when the movement of both the fractured blocks are towards each other। अब इन दो ब्लॉक्स की मूवमेंट अगर एक दूसरे के ऐसे कंप्रेसिव ईच अदर है, तब उस टाइम में जो फॉल्ट आएगा दैट इज द रिवर्स फॉल्ट। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, अनमोल folds are created by both compression and tensional forces। स्टेटमेंट ठीक है गलत है? ठीक है। folds are created by both compression and tensional forces। गलत है ये गलत है। अनुज ठीक कह रहा है आपका भाई, ये भी ठीक कह रहा है। तरुण कौन सी ठीक है? ये गलत बता रहा है। हाँ, तो मैंने लिखा है फोल्ड्स आर क्रिएटेड बाय बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन। टेंशन से कौन से फोल्ड हो रहे हैं? तो तूने हाँ किया, मैं तो टिक मारा, झूठ बोल रही मैं। ठीक है, फिर ठीक है, अगर ये बात है तो ठीक है, चलो पढ़ाई करो, ठीक है। गलत। इन अ नॉर्मल फॉल्ट द हैंगिंग वॉल डिस्प्लेस ब्लॉक ऑफ क्रस्ट move downward relative to the football stationary block। in a reverse fault thrust fault the hanging wall moves upward। देखो हिदायत, तो ये क्या कहना चाह रहा है इसमें? इसमें दे नहीं रखा, ठीक है। इसमें जो कहना ये चाह रहा है कि जो नॉर्मल फॉल्ट होगा ना, उसमें क्या होगी? जो वॉल होगी आपकी वो क्या आएगी? नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन जो आपका रिवर्स फॉल्ट होगा उसमें जो ब्लॉक होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। यही कहना चाह रहा है। इसमें फोटो नहीं है, मैं फिगर देख रहा था, इसमें नॉर्मल फॉल्ट है, देखो हाँ, ये अगर नॉर्मल फॉल्ट है तो इसमें देखो क्या है? नॉर्मल फॉल्ट में हैंगिंग वॉल मूव्स डाउन रिलेटिव टू द फुटबॉल। तो यहाँ पे जो वॉल है वो जाएगी नीचे, क्योंकि क्या हुआ? बीच में थ्रेड आ गई, जो बीच वाला ब्लॉक क्या होगा? नीचे चला गया।
तो नॉर्मल फॉल्ट में हैंगिंग वॉल जाती है नीचे, ठीक है, और यहाँ पे हैंगिंग वॉल इट्स मूव्स अप टू द फुटबॉल। तो यहाँ पे रिवर्स में क्या होता है, आपका जो वॉल है दैट इज मूव अपवर्ड, तो उसमें ब्लॉक आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो नॉर्मल फ्लोट में ब्लॉक जाता है नीचे की तरफ और रिवर्स फ्लोट में जाता है ऊपर की तरफ, ये कहना चाह रहे हैं। डिप स्लिप फॉल्ट वेयर द फॉल्ट स्लिप इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिप ऑफ द सरफेस। अब ये जो फॉल्ट है आपका रिवर्स फॉल्ट है, ठीक है, या फिर ये आपका नॉर्मल फॉल्ट है, ये दोनों दे रखे हैं। इन फॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, डिप स्लिप, क्योंकि आपका जो फॉल्ट आ रहा है वो किसके अलोंग आ रहा है, डिप के अलोंग आ रहा है। डिप क्या था, इंक्लिनेशन, तो उसी इंक्लिनेशन की तरफ आ रहा है आपका फॉल्ट, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या थी आपकी, स्ट्राइक। तो इनको क्या बोलते हैं हम, डिप एंड स्ट्राइक फॉल्ट, ठीक है, डिप या स्लिप फॉल्ट, डिप स्लिप फॉल्ट। स्ट्राइक मत करो बट अभी डिप स्लिप करना है। वेयर द फॉल्ट स्लिप, जो फॉल्ट है वो स्लिप कर रहा है किसके अलोंग, अलोंग द डिप। तो डिप के अलोंग इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिप ऑफ द फॉल्ट सर्वेट, उसको हम बोल देते हैं डिप स्लिप फॉल्ट। तो ये नॉर्मल भी हो सकता है और थ्रस्ट फॉल्ट भी हो सकता है। थ्रस्ट फॉल्ट में कैसे जा रहा है, ऊपर, हैंगिंग वॉल मूव्स अप टू द रिलेटिव वॉल। थर्ड आ रहा है आपका लेटरल और स्ट्राइक स्लिप, ठीक है। तो ये पहले वाला था आपका डिप स्लिप, तो ये याद रखना, डिप स्लिप में कौन सा आएगा, नॉर्मल और रिवर्स फॉल्ट, और स्ट्राइक में क्या आएगा आपका, हॉरिजॉन्टल वाला, क्योंकि लाइन कैसी थी उसमें, हॉरिजॉन्टल। लेटरल और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, इन दिस टाइप फॉल्ट द मूवमेंट ऑफ द रॉक ब्लॉक्स इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली। यहाँ वर्टिकल नहीं है, यहाँ मूवमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टली है। तो जैसे ये रोड थी, मान लो ये ऊपर नीचे नहीं गई, वर्टिकल नहीं गई, ये आगे पीछे डिस्प्लेस होगी, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होगी। तो इस तरीके की जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल बोल लो या स्ट्राइक स्लिप। और जो डिप के अलोंग थी उसको हम क्या बोलते हैं, डिप स्लिप फॉल्ट। डिप स्लिप में दो थे आपके, नॉर्मल और रिवर्स, ठीक है। स्ट्राइक में कौन सा आएगा, लेटरल। तो स्ट्राइक स्लिप में कौन सा आएगा आपका, लेटरल फॉल्ट। तो लेटरल और स्ट्राइक स्लिप एक है। तो ये रोड देखो पहले ऐसी थी एक साथ, अब आगे पीछे मूव होगी, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है आपकी लेटरल या फिर आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में, क्योंकि हमने वहां पे भी किया था, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था दैट इज द स्ट्राइक, और जो इंक्लिनेशन था दैट इज द डिप। तो इंक्लिनेशन के अलावा जो फॉल्ट होता है तो बोलते हैं डिप स्लिप फॉल्ट, जब हॉरिजॉन्टल होता है तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक या फिर लेटरल फॉल्ट। जहां से ब्रेक हुआ है वाला, तो जहां से भी वो ब्रेक होएगा ना, ये वाला सेंटर लाइन जो है ना, ये वाली, दिस इज द फॉल्ट प्लेन। यहाँ पे फॉल्ट प्लेन कौन से हैं, ये वाले, जो फर्स्ट फॉल्ट है उसमें दो रॉक्स हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो नीचे जाएगा, क्या हैवी है इसमें, नीचे जाएगा? नहीं, इसमें हैवी का नहीं आता, इसमें तो फोर्स, जिसके फोर्स ज्यादा होगी ना, मान लो जो ज्यादा फोर्स लगा रही है वो ऊपर चली जाएगी, हैवी, और वो आएगा सबडक्शन वाले में। जब तू रिंग वाली फायर की बात करेगा वहां पे जो हैवी रॉक्स होंगे ना वो नहीं चले जाएंगे, तो उसमें आएगा। तो कौन कौन से कर लिए हमने, नॉर्मल और रिवर्स, वो दोनों पार्ट थे डिप स्लिप के, नाम थोड़े ऐसे याद रखने अपने को। फिर थर्ड हमने किया स्ट्राइक, है ना, या फिर लेटरल, स्ट्राइक स्लिप या लेटरल, जिसमें हॉरिजॉन्टल की बात हो रही थी, और वो ऊपर वाला था वर्टिकल। हाँ बोलो, स्ट्राइक वाला, स्ट्राइक फॉल्ट इज अ टाइप ऑफ फॉल्ट मूवमेंट साइडवेज, टेंशन ही होगा, कंप्रेशन तो इसमें चांस कम है, कम टेंशनल। इन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, बिकॉज यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट हो रही है हॉरिजॉन्टली, है ना, कंप्रेशन के चांस कम है, टेंशन ही होगी इसमें। बाकी और दो तीन अगर और कुछ फैक्टर होंगे तो मैं बता दूंगा, बाकी है ना, इसमें स्पेसिफिकली नहीं दे रखा कि कंप्रेशन है या टेंशनल है, लेकिन जहां पे इसमें जो स्ट्रक्चर्स का देख में लग रहा है फॉल्ट, दैट इज द आपका टेंशनल फोर्स। नेक्स्ट इज द ओब्लिक स्लिप फॉल्ट। इफ अ फॉल्ट कंबाइंस बोथ, तो पहले जो वर्टिकल थे उनको बोल रहे थे हम डिप, जो हॉरिजॉन्टल थे उनको बोल रहे थे स्ट्राइक। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंबाइन कर रहे हैं उसमें, तो उसको बोल देंगे ओब्लिक। ओब्लिक का मतलब ही होता है थोड़ा टेढ़ा, ओब्लिक होता है ना बिल्कुल बीच का, है ना, थोड़ा ओब्लिक। तो जिसमें आपका क्या होता है, इफ अ फॉल्ट कंबाइंस बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन इज नोन एज ओब्लिक स्लिप फॉल्ट। तो जहां पे वर्टिकल मोशन भी हो रहा है और हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है, उस केस के फॉल्ट को क्या बोल देंगे हम, ओब्लिक स्लिप फॉल्ट है। इसमें देखते हैं पिक्चर ओब्लिक किया गया, ये रहा ओब्लिक का, इसमें ये दूर भी होगी लैंड, ये दिख रहा है लैंड, ये दूर भी होगी यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होगी और ऊपर नीचे भी होगी, तो इसमें दोनों मूवमेंट्स आ जाएंगी, उसमें क्या होगा आपका। और इससे और ज्यादा क्लियर हो रहा है, अरमान कहाँ गया ये देख, इससे देख, क्योंकि
दूर हो रही है बट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है तो टेंशन नहीं होगा, कंप्रेशन इसमें आ नहीं रहा, ठीक है। और जिस इसी में ये भी मैं आगे बताऊंगा, एक बार सारे देख पहले बार देखो, ठीक है। In other words, a fault which has component of both dip slip and strike slip is termed as oblique। इसमें दोनों आ रहे हैं, डिप स्लिप के भी आ रहे हैं और स्ट्राइक के भी आ रहे हैं, वर्टिकल के भी आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के भी आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ओब्लिक फॉल्ट। स्टेप फॉल्ट तो समझोगे सीढ़ियां, एक सीढ़ी की तरह जा रहे हैं, एक हुआ फॉल्ट फिर एक हुआ फिर एक हुआ, जो स्टेप की तरह बनता है उसको बोलते हैं हम। तो उसमें सीरीज ऑफ फॉल्ट्स होंगे स्टेप फॉल्ट के अंदर। when a series of faults occur in any area in such a way that the slopes of all the faults planes of all the faults are in the same direction, एक ही डायरेक्शन में स्टेप बनते जा रहे हैं, दिस इज द स्टेप फॉल्ट। सीरीज ऑफ फॉल्ट्स इन द सेम डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फॉल्ट्स और कॉल्ड द स्टेप फॉल्ट्स। तो ये बात याद रखनी है, सीरीज ऑफ फॉल्ट्स होंगे और किसमें होंगे, सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन अलग नहीं होगी तो सीधे नहीं बनेंगे तो फिर वो, ठीक है। हाँ हाँ फोटो में देखते हैं अब। तो नॉर्मल फॉल्ट में क्या था, आप देखो टेंशन फोर्स थी, ठीक है, बीच वाला एरिया नीचे जा रहा था, ठीक है, ये हो गया। रिवर्स में क्या था, एक एरिया ऊपर जाएगा, ये दोनों कौन से थे, डिप स्लिप। फिर स्ट्राइक वाले में क्या था, हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। और ओब्लिक में क्या थे, दोनों थे, डिप स्लिप भी और स्ट्राइक स्लिप भी। और स्टेप में क्या थे, एक के बाद एक जा रहे थे, ये तो हो गया। एक फोटो और देखो, कंपैरेटिव फॉल्ट बिहेवियर, नो ऑफसेट, ये नॉर्मल लेयर है आपकी, जैसे रॉक स्टार्टर है, ठीक है। फिर इसमें पहला दिखा रहा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुई तो कौन सा फ्लो फॉल्ट आएगा आपका, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। जब इसका वर्टिकल हुई तो वर्टिकल में दो थी आपकी, एक तो नॉर्मल फॉल्ट, जब दोनों क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, और जब पास आ रहे हैं तो रिवर्स फॉल्ट। कंप्रेशन हो रही है तो रिवर्स फॉल्ट, टेंशन हो रही है तो नॉर्मल फॉल्ट। जब ये दोनों कंबाइन कर रहे थे तो इसमें क्या हो रही थी, आपके दोनों फोर्स कंबाइन थे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थी, वर्टिकल भी थे, तो इसमें दूर भी जा रहा है और ऊपर नीचे भी हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका ओब्लिक फॉल्ट। दिख रहा है इसमें गैप भी है देख, और नीचे भी आ गया इसमें, इसमें केवल उन्होंने गैप नहीं दिया, ठीक है, इसमें भी गैप नहीं दिया, लेकिन क्या कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तो वर्टिकल अलग हो गए, हॉरिजॉन्टल अलग हो गए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों आगे, उसमें ओब्लिक हो गया। इस पिक्चर सारा क्लियर हो रहा है, ठीक। रिवर्स ये वाला देखिए, जब ये कंप्रेस कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को तो इससे क्या होगा, एक ऊपर चला जाएगा। जब रिवर्स फोल्डिंग होगी, कंप्रेशन में पहले क्या होता है, रैपिंग, फिर फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग तक ठीक है, लेकिन और ज्यादा कंप्रेशन बढ़ जाएगी तो फिर फोल्डिंग भी हो जाएगी। इसलिए मैंने वो स्टेटमेंट लिखी थी वहां पे, एग्जाम में ऐसे लिखाएगा कि फोल्डिंग इज ड्यू टू कंप्रेशन एंड टेंशन, तो वहां पे नो गलत हो जाएगा, ठीक है, अनमोल को भी याद है, ठीक है। फोल्डिंग इज ड्यू टू बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन, क्योंकि दूर की तब भी टेंशन होगी, जब पास किया तब भी टेंशन, टेंशन तो होनी है तुम्हें, ठीक है, जब दूर करो जब पास करो, ये भी ठीक है आइडिया, ठीक है, टेंशन होती है। चलो तो टेंशन, हाँ कंप्रेशन, सॉरी क्या था, फोल्टिंग है ना, तो फोल्टिंग दोनों से हो रही है, टेंशन फोर्स से भी और दूसरा क्या था, कंप्रेशन से भी। अब ये देखो जो इतने आपने लगा दिए फोल्ड्स, ठीक है, इनसे कुछ ना कुछ बना भी होगा। अल्टीमेट हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं कि ये तो इतना काम कर रहे हैं, इससे बन क्या रहा है भाई। तो फोल्ड से क्या हो रहा था, माउंटेन बन रहे थे, तो फोल्ड से भी कुछ ना कुछ बन रहा होगा। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, लैंडफॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम द फोल्ड्स, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। अर्थ के ऊपर क्या क्या लैंडफॉर्म्स है, कैसे वो बन रहे हैं, उनकी स्टडी करनी है हमें। तो ये पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमें पता चले कि क्या लैंडफॉर्म बन रहे हैं, क्वेश्चन आएगा उन लैंडफॉर्म से। चलो आओ, कहाँ पे आगे, लैंडफॉर्म्स रिजल्टिंग फ्रॉम द फोल्ड्स, ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो लैंडफॉर्म है दैट इज द रिफ्ट वैली। रिफ्ट क्या होता है, दो वायुओं में रिफ्ट हो गई, बोलते हैं ना, तरेड़ पड़ गई, रिफ्ट आ गई, तो इन दोनों में जो प्लेन है तो रिफ्ट आ गई, ठीक है, तो जो बीच में डाउन पोर्शन चला गया दैट इज द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली आर एक्चुअली फॉर्म ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रस्टल पार्ट्स एंड सब्सिडेंस ऑफ द मिडल पोर्शन। तो ये अगर एक बीच वाला, दोनों पार्ट बीच वाला क्या होगा, सबसाइड हो गया, अंदर चला गया, ठीक है, मनी का अंदर चला गया,
ध्यान कहाँ है आपका, इधर देखो। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, आपका रिफ्ट वैली। टू नॉर्मल बिटवीन द टू नॉर्मल फोल्ड्स, रिफ्ट वैली ऑल्सो नोन एज ग्रेबन मींस ट्रफ लाइक डिप्रेशन। तो ये देखो, एक फोल्ट आपका यहाँ पे आया आशु, और दूसरा फोल्ट यहाँ पे आया। अब ये दोनों इधर जाएगा, वो इधर जाएगा, और बीच वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये इधर गया आपका, ये इधर गया। हमने यही किया था, फोल्ट कहां से हो रहे थे, ये टेंशनल फोर्स से। तो एक ये जिसको आप बोल रहे हैं ना, ये फोल्ट प्लेन जहां पे क्रैक आई, एक इस तरफ क्रैक आई, ये इसको उधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। तो बीच में क्या हुआ, जो पोर्शन क्या होगा, नीचे चला गया। कभी आप तोड़ के इधर डालो तो बीच वाला क्या नीचे चला जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेबन। ये भी याद रखना है। और जो ऊपर पोर्शन बच गया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हॉर्स्ट, HORST। तो ये वाला जो पोर्शन है जो नीचे चला गया, दैट इज द ग्रेबन। लिखा हुआ है उसके GRABEN, लिख लो GRABEN, या मैं एक बार लिखवा ही देता हूँ आपको। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ, पहले इसको देख लो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डेड सी, डेथ वैली, लेक तंगानिका, बैकाल। अब मान लो इस ये पोर्शन नीचे चला गया और इसमें पानी इकट्ठा हो गया, तो क्या बन जाएगा, लेक बन जाएगी। या कोई इसमें से रिफ्ट में से कोई रिवर फ्लो करने लगी, तो ऐसे कहते हैं ना, दीज रिवर्स आर फ्लोइंग थ्रू द रिफ्ट वैली। ठीक है, तो जैसे इंडिया में कौन कौन सी रिवर है जो रिफ्ट वैली से फ्लो कर रही है, नर्मदा होगी, ताप्ती होगी। तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या होगा, मूवमेंट्स आई होंगी, ठीक है, क्रैक्स आए होंगे, फॉल्ट प्लेन आए होंगे, दो जगह दो प्लेन इधर मूव किए होंगे, ब्लॉक्स, बीच में ब्लॉक नीचे चला गया होगा। ठीक है, अब मैंने रिफ्ट वैली समझा दिया। जब मैं इंडिया में पढ़ाऊंगा नर्मदा, सतपुरा रेंजेस, विंध्यान रेंजेस, तो समझ जाओगे वो वाले हॉर्स का पार्ट है, कौन सा गेबन का पार्ट है, कौन सी रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है। क्वेश्चन वहां से आएगा, कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन से, कि कौन सी रिवर फ्लो कर रही है रिफ्ट वैली में। पर रिफ्ट वैली अगर नहीं पता होगी फिर क्या फायदा उसकी। अब तुम्हें रिफ्ट वैली पता है आराम से। ग्रेट रिफ्ट वैली सिस्टम is a series of contiguous geographic trenches which stretches from Middle East in the north to the Mozambique in the south. The area is geologically active and the features volcano, hot spring, geysers and frequent earthquakes. एक तो रिफ्ट वैली जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, वहां पे भी यही हो रहा है। ठीक है, वहां पे नीचे से क्या हो रहा है, फोर्सेज आ रहे हैं आपके, टेंशनल फोर्सेज, और उसको क्या कर रहे हैं, लैंड को अलग करते जा रहे हैं। इसमें है या नहीं, चलो आगे आएगा भी अफ्रीकन रिफ्ट वैली। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। ये हमेशा याद रखना, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली वर्ड। ठीक है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये देखो, ये है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो ये पहले क्या लग रहा है आपको, ये सब लैंड क्या होगा, पास होगी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फॉल्ट आया, ये दूर होगी, ये दूर होगी, और आने वाले टाइम में ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, ये भी अलग हो जाएगा, क्योंकि अभी नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो उसमें क्या होगा, ये यहाँ पे रिफ्ट आ चुकी है, रिफ्ट यानी कि इसमें क्या आ चुकी है, तरेड़ आ चुकी है। तो अब इसमें तरेड़ अगर आ गई है तो ये कहीं ना कहीं अलग होएगा उससे। तो ये यहाँ से अलग हो गया, ये यहाँ पे है एक रिफ्ट, और तीसरा पार्ट यहाँ पे आ रखा है इसमें रिफ्ट में। तो ये वाला पोर्शन भी आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा, पानी, वाटर। ठीक है, आ रहा है समझ में। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली से क्वेश्चन आ चुका है। ये देखो, इसमें भी देखो आप, ये दिख रही है लाइन, तो यहाँ पे रिफ्ट आ चुकी है ऑलरेडी, और ये यहाँ पे रिफ्ट आ चुकी है, तो ये एक पोर्शन अलग हो गया, ये इधर अलग हो गया। अब थोड़े टाइम में ये भी अलग हो जाएगा पोर्शन। ठीक है, बीच वाला पार्ट सबसाइड हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, रिफ्ट वैली। अब वही बताना चाह रहा है कि यहाँ पे सोमालिया से, ये सोमालिया यहाँ से पूरा एक्सटेंड कर रहा है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो ऊपर लिखा हुआ था वहां पे। ग्रेट, अब आ रहा है समझ में, ये वही था, ग्रेट रिफ्ट वैली सिस्टम अफ्रीका वाला है, इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिग्यूअस ज्योग्राफिक ट्रेंचेस। वो बीच में जो तरेड़े पड़े क्या होते हैं, ट्रेंचेस बोलते हैं, ट्रेंच। ठीक है, जो डीप होते हैं, ट्रेंचेस स्ट्रेचेस फ्रॉम द मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट वहां पे आपके जो सऊदी अरेबिया, उससे ऊपर मिडल ईस्ट से वहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, इन द नॉर्थ टू द मोजाम्बिक इन द साउथ। तो मिडल ईस्ट जो कंट्रीज है वहां से स्टार्ट हो रही है ये आपकी रिफ्ट वैली, और कहां तक जा रही है, मोजाम्बिक तक, अफ्रीका के अंदर। दिस एरिया इज अ जियोलॉजिकल एक्टिव। जियोलॉजिकल एक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे मूवमेंट हो रही है प्लेट्स की, इसलिए कैसा एरिया है, जियोलॉजिकल एक्टिव। तो अगर फिर क्वेश्चन ऐसा आता है, जियोलॉजिकल एक्टिविटी एरिया बताओ वर्ल्ड के कौन कौन से है, तो एक क्या बताओगे तुम, अफ्रीकन रिफ्ट वैली। एक दूसरा क्या बताएगा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि अभी वहां पे एक्टिविटी हो रही है, वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, एक मिड ओशियनिक बेल्ट है जो अटलांटिक ओशन के अंदर, वो बताऊंगा मैं आपको, वहां पे भी
धीरे धीरे प्लेट्स मूव कर रही है। तो ऐसे एरिया आपने लिखते चलना। तो अगेन जो फिर क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसी कौन सी बेल्ट है जो जियोलॉजिकली एक्टिव है, तो हमारे पास 7-8 एग्जाम्पल होने चाहिए। तो एक एग्जांपल मैंने बता दिया, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, क्योंकि यहाँ पे जियोलॉजिकल एक्टिविटी अभी चल रही है, प्लेट्स रिफ्ट हो रही है, अभी दूर हो रही है, ठीक है ना। दिस एरिया इज जियोलॉजिकली एक्टिव एंड फीचर्स वोल्केनो। यहाँ पे क्या निकलेगा, वोल्केनो निकलेगा, अंदर से हॉट स्प्रिंग्स निकलेंगे, गीजर्स निकलेंगे, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, क्योंकि जब जब रॉक मूव करेगी तो अर्थक्वेक भी आएंगे वहां पे, ठीक, कुछ रॉक्स ब्रेक भी करेंगी, कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। तो जो जो भी जियोलॉजिकली एक्टिव एरिया होते हैं, या रिंग ऑफ फायर की जब आगे बात करें, उसमें वहां पे क्या वोल्केनो भी आते हैं, वहां पे अर्थक्वेक भी आते हैं। तो जो जियोलॉजिकली एक्टिव एरिया होते हैं वहां पे अर्थक्वेक आते हैं। हिमालय भी क्या है, जियोलॉजिकली एक्टिव एरिया, क्योंकि प्लेट्स मूव कर रही है अभी भी, तो यहाँ पे इसलिए अर्थक्वेक आने के चांस रहते हैं बहुत। नेपाल में आया था ना अभी पहले, तो जियोलॉजिकली एक्टिव एरिया में क्या हो गया, आपकी अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, वोल्केनिज्म। हिमालय में वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं आती, वो मैं बताऊंगा रीजन क्या, इंडिया बढ़ाऊंगा तो, ठीक है, क्योंकि वहां पे 2-3 रीजन है, प्लेट्स एक के ऊपर एक सैंडविच हो रखी है, कई फैक्टर है, ठीक है। तो वोल्केनिक एक्टिविटी वहां पे ही नहीं आती, पर अर्थक्वेक के चांस है। इन इंडिया रिवर्स लाइक, अच्छा यहाँ से देखा थोड़ा आपने, ये खुद ही बताया था, ठीक है। इन इंडिया रिवर्स लाइक नर्मदा, तापी, दामोदर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली, लिखा हुआ है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे ये रिवर क्या करती है, रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। अब मैं एक बार दोबारा और बताऊंगा आप लोगों को ये वाला पार्ट, क्योंकि कंचन आपके लिए समझा रहा हूं दोबारा मैं, देखना इधर। चलो ये देखो, एक आपका मान लो प्लेट है ना, अर्थ क्रस्ट पे, तो इसमें 2 क्रैक्स आई, फिर क्या हुआ, टेंशनल फोर्स आए, इसको इधर खींच रहे हैं ब्लॉक को, इस ब्लॉक को इधर खींचा है इसने, अच्छा टेंशन, क्योंकि दोनों दूर दूर जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, नीचे ये बीच वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो बन कैसे गया आपका सिस्टम, ऐसे, ये ब्लॉक क्या चला गया नीचे, और यहाँ पे क्या होगी हाइट। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको क्या दिखेगा, ये कैसा एक माउंटेन है, ऐसा सा लगेगा ना, और यहाँ पे आप क्या खड़े हो, वैली में, और यहाँ पे अगर रिवर फ्लो कर रही है ना, तो कौन सी रिवर फ्लो कर रही है ये, डूबोगी नहीं। आप तो साइड में खड़ी होगी, रिफ्ट वैली में, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्ट वैली, इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। और दूसरा नाम क्या है इसका, ग्रेबन, GRABEN। और ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये अनुज खड़ा है पहाड़ पे ऊपर, तो क्या है ये, हॉर्स्ट, HORST। ये ऊपर वाला एरिया क्या है आपका, हॉर्स्ट, नीचे वाला क्या है, ग्रेबन, बस ये याद रखना है। वैली कौन सी है, रिफ्ट वैली, ये वाला पार्ट हो गया। ये दूसरा, जब हम अफ्रीका में गए थे वहां पे भी रिफ्ट वैली आई हुई है, ठीक है। तो वहां पे क्या सिस्टम चल रहा है, ये जो नीचे से फोर्स है, कन्वेक्टिव फोर्स है आपके, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं प्लेट को बार बार, और एक इसको इधर मूव करवा रहे हैं, इसको इधर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो मैग्मा, जब मैग्मा यहाँ से आएगा, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, इसको रिफ्ट करके यहाँ पे सारा सी वाटर इकट्ठा हो जाएगा, और ये वैली कौन सी बन जाएगी, रिफ्ट वैली। ये पहले लैंड थी यहाँ पे, धीरे धीरे इसको सबको मेल्ट कर दिया इसने, और पूरा इसको डिवाइड कर देगा मैग्मा आने वाले टाइम में। तो मैग्मा अगर निकलेगा तो साइड में यहाँ डिपोजिट हो जाएगा, बीच में आपकी बन जाएगी रिफ्ट वैली। तो अफ्रीका भी धीरे धीरे उसके नीचे से मैग्मा निकला जा रहा है, और उसको दूर करे जा रहे हैं। कन्वेक्टिव फोर्स, यहाँ से फोर्सेज निकलते हैं ऐसे, कन्वेक्टिव फोर्सेज जो इन प्लेट्स को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो जब प्लेट्स मूव होंगे तो क्या क्रिएट होगी, रिफ्ट। जब अफ्रीका कराऊंगा वहां पे मैपिंग में, तो वहां पे रिफ्ट वैली में देखें कौन कौन सी लेक्स है वहां पे, क्योंकि इन रिफ्ट में अगर कहीं थोड़ा सा हुआ, वहां पे पानी भर गया, तो लेक बन जाती है, वहां पे रिफ्ट लेक्स बन जाती है, ठीक है। ऊपर देखो, ये मैंने लिखवाया था ना यहाँ पे, रिफ्ट के एग्जाम्पल डेड सी, डेथ वैली, लेक तंगानिका बनी, ये अफ्रीका में लेक तंगानिका, तो ये रिफ्ट वैली का एग्जांपल है। क्वेश्चन कैसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिफ्ट, आर इन द रिफ्ट, इनमें से ये सारी रिफ्ट के अंदर बनी है। रिफ्ट का मतलब आपको पता ही है, बैकाल, लेक बैकाल है, वो भी किसमें बनी है आपकी, वेस्ट एंटार्क्टिका में भी रिफ्ट है, रियो ग्रांडे रिफ्ट, जॉर्डन रिफ्ट वैली। होमवर्क क्या है, इनके ब्रैकेट में इनकी कंट्री लिखनी है, लिखो, कल पूछूंगा। लेक बैकाल कहाँ पे है, तंगानिका कहाँ पे, सारी आपको इनके ब्रैकेट में कंट्री लिखनी है। अगर 2 कंट्री है तो कौन कौन सी कंट्री में है, इनकी कंट्री पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, मैच द फॉलोइंग का, कंट्री विद द लेक। रशिया में, हाँ ठीक है।
दो करवाई थी मैंने, लेक बैकाल एंड लेक बलकश। बलकश को मत करना, वो रिफ्ट में नहीं है, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ इसको, रिफ्ट की ये है, इनको देख लेना एक बार। नेक्स्ट इज द ब्लॉक माउंटेन। पहला क्या किया था, रिफ्ट वैली। अच्छा अभी तक नीचे ही थे, अब ऊपर आओगे ब्लॉक पे तुम, तो दोनों सेम ही है, ठीक है। रिफ्ट वैली में बहुत टाइम लगा दिया मैंने। आओ, दिख रहा है ब्लॉक माउंटेन, जो पोर्शन ऊपर उठ गया, दो तरीके से देखते हैं। When the middle portion remains at its place and the block from the both two sides move downward, तो इसमें ऐसे होएगा, यहाँ पे फॉल्ट आया, यहाँ पे फॉल्ट आया, और मिडल पोर्शन किसी तरीके से क्या हुआ, स्ट्रेक रह गया, और साइड के दोनों नीचे चले गए, तो वो अपने आप ही ऊपर लगा कि ऊपर है वो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन में क्या हो रहा है कि जो तीन मान लो ब्लॉक है पूरा, उसमें दो साइड की चीज नीचे चलेगी, अब वो दोनों नीचे है, ये बीच में क्या ऊपर उठा रहेगा, ठीक है। दिस इज द ब्लॉक माउंटेन। ग्रेबन में क्या होता है, रिफ्ट में क्या होता है, बीच वाला पोर्शन नीचे जा रहा था, और ब्लॉक माउंटेन में साइड वाले दो नीचे चले गए, बीच में ऊपर माउंटेन खड़ा रह गया, तो बन गया क्या, ब्लॉक माउंटेन है। क्या प्लेट्यू, सारे नहीं होते, क्योंकि कई प्लेट्यू मान लो फोल्ड माउंटेन से बना होगा, फिर वो इरोड हो गया होगा, तो ये कैसे बन रहा है, फोल्डिंग से बन रहा है। कुछ हो सकते हैं, अगर ये भी और इरोड हो जाए, हाइट कम हो जाए, तो उसको हम थोड़ा टाइम क्या बोल देंगे, प्लेट्यू बोल देंगे। Block mountain, when the middle portion remains at its place and the blocks from the both the sides move downwards. The block mountains were formed, अरे हंसोगी तो पढ़ोगे कब, हंसो मत यार, पीछे जा उस तरफ मुकरे बैठ जाओगे, तो हंसी आ रही तो करूं, पढ़ाऊं आगे। The block mountains were formed on the crust due to tension, किसके कारण बन रही है, टेंशन फोर्स के कारण, ठीक है। Faults are formed due to tensile forces. A part of the land block is depressed so that the remaining block stands conspicuously above the surrounding. Mountains formed in this way are called block mountain. तो दो ब्लॉक साइड से नीचे लगे, मतलब दो पोर्शन लैंड के, और बीच में एक माउंटेन ऊपर खड़ा है, दिस इज नोन एज ब्लॉक माउंटेन। The top of block mountain is usually made up of very flat plains known as plateau, ठीक है। इस टॉप को हम क्या बोल देते हैं, प्लेट्यू, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, फ्लैट है। एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आ भी चुका है लास्ट ईयर, मैच द फॉलोइंग करवाया था, इनमें से कौन से ब्लॉक माउंटेन है, इनमें से कौन से फोल्ड माउंटेन है, ये आता है। तो ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है आपके, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सीरा नवादा रेंजेस इन यूएसए। जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, वहां से आपको लेक्स ऊपर ब्रैकेट में लिखने कौन सी कंट्री है, इसमें मैंने लिख दिया, वहां पे आपको लिख के आनी है, और हो सके तो मैप में अपनी एटलस में देख लेना। ओरिएंट ब्लैक स्वेन एटलस आती है, वो खरीदनी है अपने को वर्ल्ड के लिए, ओरिएंट ब्लैक स्वेन स्कूल एटलस, ठीक है, मैं फोटो भेज दूंगा ग्रुप में। और ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, वो खरीदनी है इंडिया के लिए, ये दोनों एटलस हम करेंगे इसको यूज, ठीक है। जूरा माउंटेन स्विट्जरलैंड और फ्रांस में, देखो दो कंट्री में था तो मैंने दोनों कंट्री लिख दी, ऐसे आप लेक में लिखोगे, तांगानिका अगर अलग अलग कंट्री में शेयर कर रहा है तो दोनों लिखोगे आप उसमें। सोल्ट रेंज पाकिस्तान में, ठीक है, याद रखना है एकदम से, कहीं मिस हो जाए, सोल्ट रेंज कहीं और कर दो, पाकिस्तान में आएगा, ठीक है। हर्ज माउंटेन जर्मनी में आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। दो तरीके आते हैं, अब पहले यूपीएससी दो कॉलम देता था, अब यूपीएससी ने इस बार तीन कॉलम दिए, एक तरफ दिया माउंटेन्स, दूसरी तरफ दिया कौन सा टाइप है, फोल्ड है, फॉल्ट है, क्या है, तीसरी तरफ दे दिया कंट्री कि कौन सी कंट्री में, इनमें से पूछा कौन से सही मैच है, तो तीनों पता होने चाहिए आपको। इसलिए कैटेगरी हमने कर ली, माउंटेन के नाम कर लिया, और साइड में कंट्रीज, तीनों लेवल पे काम करना है। इन इंडिया सतपुड़ा एंड विंध्यास आर द एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, क्योंकि उनकी दोनों साइड क्या है, रिफ्ट वैली आएंगी फिर, और रिफ्ट वैली में नर्मदा तापी फ्लो कर रही है, और माउंटेन्स कौन से होंगे वहां पे, ब्लॉक माउंटेन आपके विंध्या और सतपुड़ा, ये मैं सारा कराऊंगा। अब तुम्हें पता चल जाएगा विंध्या कैसा होगा, ब्लॉक माउंटेन होगा, सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन होंगे, उनके बीच में जो रिफ्ट वैली बनी है वहां पे नर्मदा और तापी फ्लो करती है। ये न्यूज में था कटरोल हिल फॉल्ट, ठीक है, इसलिए मैंने करा दिया गुजरात के अंदर। मेन तो बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे है ये कटरोल हिल फॉल्ट, कहाँ पे, गुजरात में। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ फॉल्ट्स है, इसलिए गुजरात में क्या होता है, काफी अर्थक्वेक पहले भी आया, भुज के अंदर अर्थक्वेक आया था, तो यहाँ पे काफी सीरीज ऑफ ईस्ट टू वेस्ट का काफी फॉल्ट है, तो जैसे प्लेट की मूवमेंट होती है वहां पे क्या आते हैं, वहां पे अर्थक्वेक आ जाते हैं, इसलिए गुजरात का जो ये एरिया है आपका, इट इज प्रोन टू द अर्थक्वेक। देखो सिस्मिसिटी इन द कच्छ रीजन, ये वाला जो मेन रीजन है, कच्छ रीजन जो है, नीचे वाला कौन सा है, काठियावाड़ पेनिनसुला, ठीक है, ऊपर वाला कौन सा है, कच्छ, ठीक है। याद मतलब इसमें कंफ्यूज हो ना, कुछ कुछ से याद रखो, कुछ क्या आएगा, थोड़ा कम होएगा, ऊपर आएगा, कुछ कुछ ऊपर आएगा, तो कच्छ हो गया ऊपर,
काठेवाड़ हो गया नीचे, कुछ है ना, कुछ का आएगा ऊपर आएगा, कच्छ हो गया ऊपर, काठेवाड़ नीचे। तो ये जो कच्छ पेनिनसुला है ये प्रोन टू है अर्थक्वेक, वहां पे ये कंफ्यूज करेगा। इन गुजरात काठेवाड़ पेनिनसुला इज प्रोन टू अर्थक्वेक, तो गलत हो जाएगी वो, कच्छ ज्यादा प्रोन, ठीक है। Seismicity in Kutch region is highly complex and it is characterized by multiple seismic sources in the form of several east-west trending fault lines। तो यहाँ पे बहुत सारी दिख रही है फॉल्ट लाइन अलग अलग, तो यानी बहुत सारी फॉल्ट लाइन है, इसलिए समझ नहीं आता कौन सी एक्टिव हुई क्या हुई, तो काफी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। कौन सा पेनिसुला है अनमोल, ये ऊपर वाला कौन सा एरिया है, कच्छ, नीचे वाला काठियावाड़, ठीक है। Which releases continuous accumulated tectonic stress at interval producing earthquake। ये क्या कह रहा है देखो, ये जो लाइनें आपके ड्रॉ रखी है ना, ये डिफरेंट क्या है, अलग अलग फॉल्ट्स यहाँ पे काफी है, और विद टाइम कभी किसने एनर्जी रिलीज कर दी, कभी किसी ने रिलीज कर दी, कभी कहाँ पे प्लेट आपकी रॉक्स डिस्प्लेस होगी, तो उसके कारण क्या होता है यहाँ पे अर्थक्वेक या छोटी मोटी सिस्मिक एक्टिविटी आती रहती है। इसलिए बहुत सारी सीरीज ऑफ फॉल्ट्स है यहाँ पे, इसलिए काफी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी, ठीक है। रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द अर्थक्वेक सिंस द अकरेंस ऑफ डेवास्टेटिंग 2001 में आया था भुज अर्थक्वेक, ठीक है, इंडिकेट्स दैट मोस्ट ऑफ द फॉल्ट्स इन द रीजन। अब कौन कौन से फॉल्ट है, बस ये नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाएगा ये फॉल्ट कहां पे प्रेजेंट है, तो कहां पे प्रेजेंट है, ये कच्छ रीजन में, गुजरात में। कच्छ मेनलैंड फॉल्ट, एक तो है आपका कच्छ मेनलैंड फॉल्ट KMF के नाम से होगा, एक है साउथ वगाड़ फॉल्ट, ठीक है SWF, एक गेडी फॉल्ट एंड आइलैंड बेल्ट फॉल्ट आर द सिस्मिकली एक्टिव। ये सारे फॉल्ट क्या है, सिस्मिकली एक्टिव है। अभी 1-2 साल पहले ये जो आपका कंट्रोल फॉल्ट था, इसमें कुछ एक्टिविटी हुई थी, इसलिए न्यूज में था। तो मान लो अब मैंने कम से कम ये बता दिया आपको, कच्छ मेनलैंड फॉल्ट, साउथ वगाड़, वहां पे यही लिखा जाएगा साउथ वगाड़ कंट्रोल फॉल्ट आर इन विच रीजन, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, कच्छ पेनिनसुला, और आपका एक और नॉर्थ ईस्ट दे देगा। तो बस आपको पता होना चाहिए इस रीजन में। अब जिसको बिल्कुल नहीं पता होगा उसके 2 नंबर गए, पर तुम्हें आइडिया होगा तो 2 नंबर इंप्रूव हो जाए, इतना ही फर्क है। जिसको आता होगा उसके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा फिर ये अभी कंट्रोल जो आगे आएगा, ये वाला कंट्रोल हिल फॉल्ट, ये वाला ये था न्यूज में। हाँ, जो जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन है, प्लेट्स मूव कर रही है ना। However, seismic activity along other faults like Control Hill Fault is not apparent, thus making the task of seismic hazard estimation and mitigation in the region scientifically complex process। ठीक है, ये रीजन बताया था इसमें कि भाई कंट्रोल हिल फॉल्ट आया, जो एक्टिविटी हुई, तो क्यों हम पता नहीं कर पा रहे उसका, तो उसका रीजन ये देखा कि बहुत सारे फॉल्ट्स है, कॉम्प्लेक्स है, कभी किस में एक्टिविटी होती है, इसलिए काफी डिफिकल्ट है। हमें पूछना ये सकता है कि भाई कौन से रीजन में ये सारे फॉल्ट्स अराइज करते हैं, कच्छ रीजन में, गुजरात। कंट्रोल हिल फॉल्ट, ठीक है, कच्छ मेनलैंड, साउथ वगाड़, गेडी फॉल्ट, आइलैंड बेल्ट और सिस्मिकली एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज द माउंटेन बिल्डिंग। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि जो भी ये आपके फॉल्ट है, फॉल्ट तो खत्म हो गया, फोल्ड आ गए, इनसे क्या क्या लैंडफॉर्म बन रहे हैं। तो फोल्ड से हमने लैंडफॉर्म क्या देखा, पहले रिफ्ट वैली, दूसरा क्या देखा, ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। अब देखेंगे हम माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन कैसे बनते हैं, माउंटेन दोनों तरीके से बनेंगे, फोल्ड से बनेंगे और फोल्ड से बनेंगे। अभी ब्लॉक माउंटेन हमने देखा था, है ना, और माउंटेन और भी बहुत तरीके से बनते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। तो इसमें मैंने अलग टॉपिक बना दिया माउंटेन बिल्डिंग, इसमें अलग अलग प्रोसेस होंगे, ठीक है। उसमें एक प्रोसेस होगा फोल्ड, एक होगा फॉल्ट, एक वॉल्केनिक होगा, तो अलग अलग देखेंगे उसमें कौन कौन से तरीके से आपके माउंटेन बनते हैं, क्योंकि अलग से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। या दूसरा प्रोसेस लिख लो, ओरोजेनी भी आ जाए, अगर ओरोजेनी भी, तो ओरोजेनी जो वर्ड आता है ऊपर का नाम है ओरोजेनेटिक फोर्सेस, तो ओरोजेनी वर्ड है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द माउंटेन बिल्डिंग, ओरोजेनी। ओरोजेनी, चलो थोड़ा सा रह गया, ओरोजेनी कर लेते हैं ये।
फिर लास्ट होगा एक्सोजेनेटिक, वो कल कर लेंगे। ये तो बस थोड़ा सा ही है, एक पेज है बस। Mountains are landform that rises prominently above its surrounding, generally exhibiting steep slopes, a relatively confined summit and considerable local relief। देखो क्या कहना चाह रहा है ये भाई, माउंटेन क्या होगा, जो नॉर्मल एरिया प्लेन उससे थोड़ा सा एक हाइट पे होगा, स्टीप स्लोप होंगे और एक नॉर्मल एरिया से हाइट होगा। एक वर्ड और यूज करना है हमें, रिलीफ। तो जहां जहां पे मैं रिलीफ आगे वर्ड यूज करूंगा ना, उसका मतलब भी क्या है, ऐसे हाइट से है। ठीक है, तो माउंटेन की रिलीफ होता है, रिलीफ फीचर है ये। तो रिलीफ वर्ड जहां जहां बोलूंगा उसका मतलब समझ जाना, कहीं ना कहीं हाइट की बात हो रही है, रिलीफ। ठीक है, रिलीफ। माउंटेन आर लैंडफॉर्म दैट राइजेस प्रोमिनेंटली अबाउ इट्स सराउंडिंग। ये सराउंडिंग है तो इससे अबाउ क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं प्रोमिनेंटली, काफी हाइट तक, प्रोमिनेंटली। जनरली एग्जिबिटिंग स्टीप स्लोप्स, आर रिलेटिवली कन्फाइंड समिट, एक कन्फाइंड छोटी समिट होगी, पीक, तभी तो पीक बनेगी ऐसे, अगर ज्यादा हो जाती तो प्लेट्यू बन जाता। ठीक है ना, तो कन्फाइंड समिट है, एंड कंसिडरेबल लोकल रिलीफ, और जो रिलीफ है वो थोड़ी सी नहीं है, कंसिडरेबल है, हाई। तो हर डेफिनेशन में हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, वो मैंने समझा दिया इसको, अब याद नहीं करनी, लेकिन मैं अगर रिलीफ वर्ड यूज करूँ तो समझ जाओगे कहीं कहीं ना कहीं हाइट आई है, ये इसलिए बोल रहा हूँ रिलीफ। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन फॉलोइंग मेन टाइप्स ऑफ माउंटेन कैन बी डिस्टिंग्विश। तो पहला बनेगा फोल्ड। तो अगर रॉक स्टार्टा है, जो रॉक है उसको आपने दोनों तरफ से क्या किया, कंप्रेशन फोर्स गया, तो क्या बन जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, एक रॉक ले लो, जैसे मान लो ये रॉक है, इसको दोनों तरफ से फोर्स करो तो ये फोल्ड होगी, पहले ज्यादा कर दोगे तो रिवर्स हो जाएगी ना। तो एक पहला तरीके से माउंटेन कैसे बनेगा, फोल्डिंग से। आर फॉर्म ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ क्रिस्टल रॉक्स बाय कंप्रेसिव फोर्स जनरेटेड बाय एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ये आपकी रॉक थी, एक फोर्स इधर से लगा, एक इधर से लगा, जब कंप्रेशन हो जाएगा तो कैसे हो जाएगी, रॉक्स क्या होगी, फोल्ड हो जाएंगी, और माउंटेन बन जाएगा आपका फोल्ड माउंटेन। हिमालय में भी ऐसे ही है कि यहाँ पे एक प्लेट है आपकी, मान लो इंडिया वाली प्लेट है, उधर आपकी यूरेशियन प्लेट है, बीच में सेडिमेंट्स थे। ठीक है, 33C के अंदर, इधर से हमने प्रेस किया, इधर से प्लेट मूवी, तो ये बीच वाले सेडिमेंट्स क्या हो गए, क्रम्बल हो गए, और उन्होंने बना दिया माउंटेन्स। These are the highest and the most extensive mountain of the world। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट, सबसे हाइट कौन सी माउंटेन की होती है, फोल्ड माउंटेन। एक टाइम पे अरावलीज की हाइट बहुत ज्यादा थी, कहते हैं हिमालय के से भी बड़ा था अरावलीज, लेकिन अब कितना हो गया इरोजन होते होते, क्योंकि अरावली कैसा है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अरावली भी फोल्ड माउंटेन बना फोल्ड से ही है, पर ओल्ड है, बहुत पुराना है, तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी हाइट में थी, अब धीरे धीरे इरोजन होते 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 सारा खत्म हो गया। हिमालय भी ऐसे ही मतलब टाइम आएगा जब इरोड होके जो बना है वो तो खत्म होगा, नेचर वैसे होते हैं। ठीक है, दिल पे नहीं लेना, बिलियंस ऑफ ईयर्स में आएगा लेकिन। ठीक है, और हैवी हो, हाइट तो भी बढ़ी रही है उसकी, आगे ना हमें नहीं पता ना नेचर में क्या होता है ना, फिलहाल क्योंकि प्लेट्स मूव कर रही है तो और हाइट बढ़ी रही है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल, रॉकीज माउंटेन, ठीक है, यूएसए में, एल्प्स, ठीक है, एक वहां पे, और हिमालयाज, और एटलस, और एंडीज साउथ अमेरिका में यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है हमारे, फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स आर जनरली फाउंड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स फेसिंग द ओशियन कंप्रेशन। तो ये कह रहा है फोल्ड माउंटेन आप कभी देखना, मोस्टली कहां मिलेंगे आपको, अभी अगला मैप पे दिखाऊंगा, जहां पे कॉन्टिनेंट ओशियन से मिल रहा होगा। तो वहां पे क्या होता है, जो ओशियन वाली प्लेट होती है वो कॉन्टिनेंट प्लेट को क्या करती है, कंप्रेस करती है, और वहां पे जो बीच में सेडिमेंट्स होते हैं वो राइज कर जाते हैं। तो मोस्टली ओशियन और कॉन्टिनेंट का जहां पे कोलिजन होता है, आगे पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स में, वहां पे कौन से माउंटेन राइज करते हैं, फोल्ड माउंटेन। वर्ड लिखा है जनरली, ये देखना, सारे नहीं मिलेंगे पर मोस्टली यही मिलते हैं, जनरली दे आर फाउंड हियर। ये देखो प्रोसेस ये था, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है, बीच में आपका सेडिमेंट्स है, यहाँ पे ये सी है, फिर ये सेडिमेंट्स धीरे धीरे जब दोनों तरफ से प्रेस हो रहा है तो ये क्या हो गया, क्रम्बल होना स्टार्ट हो गया। जब ये ज्यादा फोल्ड मूव कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माउंटेन्स। अब ये क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने ऊपर किया था ना, डिफरेंट
फोल्ट माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन, उनके एग्जांपल किए थे, जूरा माउंटेन हमने, और कौन कौन से किए थे, जर्मनी में किया था एक वाला, ब्लैक फॉरेस्ट किया था, है ना, सीरा नवादा किया था यूएसए में, सोल्ट रेंज किया था पाकिस्तान में, ठीक है, याद है आरुषि के साथ। अब दूसरा क्या कह रहे हैं हम, जो फोल्ड माउंटेन है वो मोस्टली कहाँ मिल रहे हैं, आपके कॉन्टिनेंट और ओशियन जहाँ पे इंटरफेस है वहां पे। तो ये भी देखो, एंडीज यहाँ पे है, एंडीज, रॉकीज आपके यहाँ पे है, एटलस भी यहाँ पे है आपके, एप्लेशियंस भी यहाँ पे है, ठीक है। तो मोस्टली जनरली दे आर फाउंड वेयर द ओशियन एंड कॉन्टिनेंट प्लेट्स आर कन्वर्जिंग। तो यहाँ से क्या होता है, ये दोनों प्लेट कन्वर्ज करती है, बीच में सेडिमेंट राइज कर जाते हैं। रॉकी माउंटेन कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका में एंडीज, एप्लेशियन माउंटेन नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे यूएसए, ठीक है। यूरोप में बताया एल्प्स, हिमालयाज हमारे यहाँ पे हो गए, ठीक है। उसके अलावा कोकेशियस माउंटेन, एटलस माउंटेन कहाँ है, अफ्रीका में, नदन अफ्रीका, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, मैच द फॉलोइंग में। यूराल माउंटेन हो गया आपके यूरेशिया में वहां पे, ठीक है। तो मेन रेंजेस माउंटेन फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग, ये मेन कौन कौन सी आपकी फोल्ड माउंटेन रेंजेस। इंडिया में हिमालयाज हो गए, और यहाँ पे आप देखोगे तो अरावलीज, अरावलीज भी लिख लेना, अरावली भी कैसा है, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो पहला माउंटेन हमने किया था फोल्ड माउंटेन। अब सेकंड वाले हम करेंगे ब्लॉक माउंटेन, जो आप ऑलरेडी कर भी चुके पहले ऊपर, ब्लॉक। व्हेन द अर्थ क्रस्ट क्रैक्स, फोल्डिंग टेक प्लेस, फोल्डिंग में बी कॉज्ड बाय टेंशन और कंप्रेशन फोर्स विच लेंथन और शॉर्टन द अर्थ क्रस्ट रिस्पेक्टिवली। ये बार बार हम बात कर रहे हैं, फोल्डिंग आपकी टेंशन के कारण भी होती है और कंप्रेशन के कारण भी होती है। जब फोल्डिंग टेंशन के कारण होगी तो क्या होगा, दूर जा रही है तो क्रस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब फोल्डिंग कंप्रेशन के कारण हो रही है तो क्रस्ट क्या हो जाएगी, स्क्वीज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बोल रखा है उसने। फोल्डिंग में बी कॉज ड्यू टू टेंशन एंड इट विल लेंथन, ठीक है, और ड्यू टू द कंप्रेशन फोर्स विच में लेंथन और शॉर्टन द अर्थ क्रस्ट रिस्पेक्टिवली। फोल्डिंग दूर जा रहे हैं, इधर देखो दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेंशन फोर्स, तो क्रस्ट क्या होगी, लंबी होगी, तो इससे क्या होगा, लेंथ। तो फोल्डिंग से लंबी भी हो सकती है, लेकिन क्या हो रही है, फोल्डिंग हो रही है, और उससे तुमने बहुत जोर लगा दिया, रिवर्स फोल्डिंग होगी, तो उससे अर्थ क्रस्ट क्या होगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो फोल्डिंग में दोनों चीज होती है, छोटी भी होती है और आपकी अर्थ क्रस्ट लंबी भी होती है, डिपेंड करता है कैसी फोल्डिंग है। नॉर्मल फोल्डिंग में अर्थ क्रस्ट बढ़ेगी, रिवर्स फोल्डिंग में अर्थ क्रस्ट कम होगी। इनसे फिर हमें जब भी क्वेश्चन आए तो हमें पढ़ के सोच के करने का। पूरे हाथ से मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई जी, एग्जाम में भी इन्हीं दिमाग लगा लेना, कहा जा रहा है हाथ, डिप स्लिप, स्ट्राइक स्लिप, सब समझ में आएगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओब्लिक, दोनों कॉम्बिनेशन, अप रैपिंग, डाउन रैपिंग, सारा आ रहा है, हाथ से हो रहा है सारा काम। अगर मेरी म्यूट बता क्योंकि जब हम पढ़ते थे ना जियोमोर्फोलॉजी, पहली बार पहले साल तो समझ, एक साल लगे मेरे को समझने, समझ ही नहीं आई मेरे को। फिर सेकंड ईयर आइडिया निकाले कैसे करें, समझे कैसे इसको। फिर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता मैं हाथ वाथ देख, साइड वाले देखते भी होंगे पता नहीं क्या कर रहा है जब लेकिन वहां से एग्जाम में आंसर निकल रहे थे, तो मैं ठीक है सिंपल करो अपने काम को। इसमें क्या होता है, जब हम ट्रिक्स लगा लेते हैं चीजों को, फिर हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हमारा काम दिमाग वैसे करता है कि अच्छा यार ये हो रहा था, और वो पिक्चर आती है दिमाग में जो बनाई होती है, क्योंकि अब मैंने दिखा दिया, ओब्लिक में दूर भी हो रहा था और नीचे भी जा रहा था, तुम समझ जाओगे ओब्लिक में दोनों आएगा, आइसोक्लाइनल में पैरेलल होंगे दोनों, ठीक है। फिर ओवरटर्न, रिकम्बेंट, नेप्पे, ऐसे, और जिसमें हिंज बिल्कुल शार्प थे, शेवरॉन चीर देगा, शेवरॉन, तो सीधी तुम्हें याद है चीजें। नहीं वैसे तुम किससे पूछे ना शेवरॉन फोल्ड, कोई समझ, उनको सुना ही नहीं होगी, नहीं आएगा समझ, मेरे को पता है ना, क्योंकि वो अगर पढ़ा भी होगा तो रिटेन नहीं कर पाएगा उस चीज को, तुम्हारे तो छपरी है दिमाग में चीजें। हाँ छपरी जी चलो अब अगला आंसर दियो तेरे दिमाग में छपरी है ना, देख आ जाओ। ये मैंने पहले भी कराया था कंचन, जब तेरे को समझाया था, दो क्रैक्स पड़ रही थी, बीच वाला पोर्शन नीचे जा रहा था, ये क्या थी, रिफ्ट वैली थी जहां पे तो खड़ी थी, और ऊपर आपका बन जाता ब्लॉक बन रहा था, ठीक है। दूसरा तरीका ये था कि जब दोनों वाले साइड वाले क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे और ऊपर क्या बच जाएगा, ब्लॉक माउंटेन। ये तरीका था ब्लॉक माउंटेन का। रिफ्ट वैली में ये सबसाइड होगी तो यहाँ पे रिफ्ट वैली बनेगी, और जब यहाँ पे दोनों साइड नीचे चलेगी, बीच में ऊपर वाला हाइट पोर्शन बच गया, तो क्या बन गया, ब्लॉक माउंटेन। या फिर ऐसे है, इसमें से बीच वाला पोर्शन अगर उठ गया, ये यहाँ पे लिखा है ब्लॉक अपलिफ्टेड, ठीक है, ये अपलिफ्टेड है और ये दोनों नीचे है, मतलब किसी भी तरीके से एक ऊपर है और दोनों साइड नीचे है, तो दैट इज द ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक फॉर्म में बन गई। थर्ड है आपका वोल्केनिक, आएगा क्या ब्लॉक माउंटेन, इसके बाद आएगा अभी तो, ठीक है।
ये ब्लॉक का ही दिखा रहा है। ये प्लेट्स पुल अपार्ट, यहां से एक प्लेट इधर चलेगी तो ये नीचे चलेगी, यहां से एक प्लेट इधर चलेगी तो ये नीचे चलेगी, तो यहां बीच में क्या बच गया आपका सेंट्रल ब्लॉक, ब्लॉक माउंटेन। ये क्या बन गई रिफ्ट वैली। ये देखो सीरीज ऑफ फॉल्ट आ रहे हैं इधर, स्टेप फॉल्ट्स, एक ही डायरेक्शन में सीरीज ऑफ फॉल्ट्स, मल्टीपल फ्रैक्चरिंग। यहाँ रिफ्ट वैली में या तो रिवर जा सकती है तो है ना, फ्लो कर सकती है, कोई लेक बन जाएगी। अब एग्जांपल देखो ब्लॉक माउंटेन के, सीरा नवेदा करवाया था मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था इस बार यूपीएससी में, बॉस्सिज का दिया था सीधा, बॉस्सिज इन फ्रांस। और ये इस साल के नहीं, पिछले साल के नोट से, ऐसे नहीं कि मैंने इस साल डाला है ठीक है, पिछले साल भी ये पढ़ाया था बच्चों को और ये आया था पेपर में, बॉस्सिज, ठीक है। अपडेट होता है, मैं इसमें कर देता हूँ अपडेट, लेकिन ये डायग्राम पिछले साल था, ये नहीं कि एग्जाम के बाद डाला है मैंने ठीक है। हाँ, बॉस्सिज इन फ्रांस, हर्ज इन जर्मनी, सॉल्ट रिज बताया था हमने पाकिस्तान, सतपुड़ा इंडिया में किया ही था हमने, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली अफ्रीका में, पूरी जो अलग होगी तो वो रिफ्ट नहीं चलेगी, ऊपर वाला क्या बच गया ब्लॉक। तो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में क्या बन रहा है ब्लॉक माउंटेन्स, सॉल्ट रेंज में क्या बन रहा है ब्लॉक माउंटेन, हर्ज जर्मनी, वॉसेज फ्रांस। यहाँ पे दो कर लो, सीरा नवेदा और वॉसेज। अब इसका वॉसेज को याद करो वॉच से, ठीक है। तो वॉच, अब मान लो एप्पल वॉच ही कर लो, एप्पल कहीं हमने यूएसए की, तो एप्पल वॉच कहाँ बन रही है यूएसए में, तो वॉच से लग जाएगा, वॉच, वॉच से कर लेना अपना यूएसए। तो वॉच हो गया, सीरा नवेदा हो गया, सॉल्ट रेंज तुम्हें याद है, हर्ज मैंने करवा दिया, ठीक है। हर्ज जर्मनी को हर्ज होती है हर बार। वर्ल्ड वॉर किसने किया था मान लो, किया तो जो भी फैक्टर होंगे जर्मनी इन्वॉल्व था, ठीक है, तो हर्ज था वहां पे, ऐसे कर लेना। वॉसेज इन फ्रांस, सॉल्ट हो गया, सतपुड़ा तुम कर लोगे, ग्रेट, अब सारे याद हो गए तुम्हें, ठीक है। कंचन वॉच बताओ, वॉच कहाँ थी, वॉच है, वॉच जो भी है, वॉच अपना कर देना यूएसए में। सीरा नवेदा यूएसए, तन्वी हर्ज, ठीक है। अरमान वॉसेज, ठीक है, वॉसेज हो ही गया यार, ओके। श्रुति एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में, दोनों बोल दिया मेरे को, कुछ ही हो गया नॉर्थ साउथ देखी जाए सर, आप संभाल लो नॉर्थ साउथ अमेरिका, ठीक है। हाँ भैया, एल्प्स यूरोप में, ठीक है। तुम अनुज को पास नहीं दोगे, सब बताते हो इधर से। लास्ट टाइप ऑफ माउंटेन इज द वोल्केनिक माउंटेन। तो पहले इसका प्रोसेस देख लो कैसे बनेगा, सिंपल है। जो मोल्टन मैग्मा है वो नीचे से क्रैक में से आएगा ऊपर, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहेगा और बना देगा वोल्केनिक माउंटेन। ये देखो मोल्टन मैग्मा मेल्ट होके वेंट से बाहर निकला है, जब मैग्मा बाहर आता है उसको क्या बोलते हैं अनमोल, लावा, है ना। तो ये लावा क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, मोर हॉट लावा स्प्यू आउट, माउंटेन फॉर्म बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। तो ये जो लावा जो बाहर आके सॉलिडिफाई हो गया, इससे क्या बन रहा है आपका वोल्केनिक माउंटेन। तो जहां पे वोल्केनिज्म एक्टिविटी होती है वहां पे लावा अगर बाहर आके सॉलिडिफाइड हो रहा है, एक जगह पे एक्यूमुलेट होता जा रहा है, उसको क्या बनता है उसका आपका वोल्केनिक माउंटेन। ये प्रोसेस नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कौन कौन से वोल्केनिक माउंटेन है, वो याद करेंगे अपन। बिल्ट अप फ्रॉम द मटेरियल इजेक्टेड फ्रॉम द फिशर्स इन द अर्थ क्रस्ट, फिशर मतलब कि जो भी ये क्रैक्स हो रहे हैं इनमें से क्या निकल रहा है मैग्मा, बाहर आके लावा बोलते हैं उसको, लावा सॉलिडिफाई हो गया। द मटेरियल इंक्लूड मोल्टन लावा, डस्ट, एशिस, लिक्विड मड एक्सेट्रा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये आ सकता है आगे वुल्केनिज्म में पढ़ेंगे, वुल्केनिक एक्टिविटी जब होती है, वुल्केनिज्म होता है तो उससे क्या क्या बाहर निकलता है, तो ये सब चीजें बाहर निकलती है आपकी, डस्ट, लावा, एशिज, लिक्विड मड और बहुत सारी गैसेज निकलती है। वो सारी गैस, ये क्वेश्चन आया था कौन कौन सी गैसेज निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब बहुत सारी गैसेज निकलती है उसमें। एग्जाम्पल देखना ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कौन कौन से एग्जाम्पल है जो आपके वोल्केनिक माउंटेन्स के। माउंट फ्यूजी कहाँ पे है, जापान, ठीक है, क्योंकि ये एरिया जो है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का है, काफी एक्टिव है, तो माउंट फ्यूजी यहाँ पे है, दैट इज इन जापान। माउंट कोटोपेक्सी, माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर में, माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, माउंट मेरापी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा माउंट मेरापी। इटना, इटना कहाँ पे है, इटली में। देन किलिमंजारो तांजानिया। उसके अलावा देख लो एक्टिव वोल्केनो एंड वोल्केनिक माउंटेन्स ऑफ द
वर्ल्ड। एक माउंट एरिबस, माउंट एरिबस कहाँ पे आपका, अंटार्कटिका में, ये अलग से आएगा माउंट एरिबस, ठीक है। साउथ सैंडविच आइलैंड, फिर आपका एकानागुआ कहाँ पे, अर्जेंटीना। मिस्टी आपका साउथ अमेरिका में यहाँ पे आ गया। और बाकी और देख लेना, क्लीनाउ, मोआनालाओ, ठीक है, पेरिकुटिन, माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में है, ठीक है, माउंट रेनियर ये भी यूएसए में है। मेन बात ये कि ये देखना कौन से माउंटेन है, माउंट रेनियर हो गया, आपका इटना हो गया, सेंट हेलेंस हो गया, ये सारे वोल्केनिक माउंटेन है, ये टाइप पता होनी चाहिए अपने को, और दूसरी कंट्री पता होनी चाहिए, ठीक है। इटना, विसुवियस, माउंट विसुवियस भी इटली में है, इटना भी इटली में है, स्ट्रोम्बली भी इटली में है, ठीक है। फिर कैनरी, यहाँ पे कैनरी आइलैंड्स, यहाँ पे कैनरी माउंटेन हो गया, किलिमंजारो हो गया आपका तंजानिया में, ठीक है। फिर यहाँ पे काराकाटोआ इंडोनेशिया, ताल फिलीपींस में, फ्यूजियामा जापान, टोंगा, टोंगा भी रिसेंटली इरप्ट भी हुआ था, तो ये पता होना चाहिए, टोंगा माउंटेन पैसिफिक ओशियन के अंदर है टोंगा, ठीक है, टोंगा। फिर टम्बोरा, टोम्बोरा, ये सारे हमारे कौन से हैं आपके, वोल्केनिक माउंटेन। 3 टाइप के माउंटेन करवा दिए, फोल्ड, फोर ब्लॉक ब्लॉक और वोल्केनिक, तीनों के अलग अलग टाइप याद करना कौन सी कंट्री में, कल पूछेंगे उससे, ठीक है।